बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। आज के शो में एज़ यूजुअल हम सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, शहर की खबरें भी डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है जी, हमारे पास लीड स्टोरी भी हमारी इसी हवाले से है। केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, अमवात का सिलसिला हम फिर एक दफ़ा से देख रहे हैं कि ज़्यादा होता चला जा रहा है और इसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम लोग केयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो हालात क्या हैं ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं मौसम आज कैसा रहेगा। कोमल इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। कोमल बताइए मौसम कैसा है शहर का और आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी बिल्कुल अना, आज दिन का आगाज़ होते ही सूरज ने भी आंखें जो हैं वो दिखाना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी देखने में आ रहा है। साथ ही साथ हब्स भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौजूदा दर्जा हरारत सूरज की तेज़ आंखें दिखाने की वजह से बढ़ता हुआ दिखाई दिया और 33 डिग्री तक जा पहुँचा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से कहा जा रहा है कि सुबह के औकात में मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि जो दिन का आगाज़ होगा सूरज मज़ीद गर्मी बढ़ाएगा और हब्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वह 36 से 38 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और तकरीबन 170 तक जा पहुँचा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जी ठीक है कोमल, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई और अब है जी शहर की सूरत हाल की तरफ चलते हैं। पहली खबर, कोरोना वैक्सीन की 38,000 खुराकें ज़ाया, सबसे ज़्यादा ज़िया अस्पतालों में हुआ। भेकेवाल मोड़ पर फ्लाईओवर का मंसूबा तैयार, रोजाना 2 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल उमीन मेंगल का बड़ा फैसला, क्या डिटेल में आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि बगैर फिटनेस गाड़ियां चलाने वालों की शामत कैसे आएगी। ये हैं आज की खबरें और इन्हें हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। वैक्सीनेशन की तरफ तो हम आएंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी की है जी। एक ही दिन में 14 अमवात एक बार फिर से हो जाना, ये बहुत ज़्यादा जो है अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या कहेंगे दुर्रे नायाब? देखिए जी, बड़ी ईद के बाद जो मरहलावार तबाहियाँ हैं कोरोना की और डेल्टा वेरिएंट की, वो आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं कि पहले बहुत तेज़ी से केसेस रेज हुए, उसके बाद लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए, बहुत सारे लोगों की हालत भी तशवीशनाक हुई, बहुत सारे को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी। लेकिन उसके बाद अब आप देखें अमवात का एक ग्राफ जो है ऊपर जाना शुरू हो गया और इसमें मुसलसल बद एहतियाती है। हम लोगों का संजीदा ना लेना बहुत अच्छी बात है हुकूमत की कि ठीक है आपके कारोबार मुतासिर नहीं करने, लेकिन आप कम अज़ कम जिम्मेदारी का एहसास लें, शहरी इस चीज़ को समझें कि कारोबार बंद ना करने की वजह से, मईशत ख़राब ना होने की वजह से ये नहीं हो सकता कि लोगों को मौत के मुँह में धकेल दिया जाए। और इसकी जिम्मेदारी 50% से ज़ायद जो है वो हम लोगों पर खुद आयद होती है। ना हम लोग मास्क पहनते हैं, ना किसी जगह पर पाबंदी करते हैं। सैनिटाइज़र और हाथ धोने पे फार्मूला तो अब आप अमल कर रहे हैं, लेकिन वो इस वेरिएंट में बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है। हाँ, जो माहिरीन कह रहे हैं इसके लिए आपको मास्क ही पहनने हैं, मास्क 100% पहनने हैं, क्योंकि इस पे तो कुछ ही सेकंड में कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है, ये जो कोरोना की ये टाइप है, ये कुछ ही सेकंड में फैलती है। और कुछ सर्च ये भी आई है कि ये हवा में मौलिक भी रहता है और वह मौलिक रहने और मौजूद रहने की वजह से जब इंसान वहां से गुजर के सांस लेता है तो वो उसके अंदर दाखिल हो जाता है। इसलिए इसकी जो रेशो है, अगर आप एहतियात कर रहे हैं, आप डिस्टेंस मेंटेन भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कहीं से कोई ऐसा शख्स गुजरा है जो कि इस वेरिएंट का शिकार है, आप वहां से गुजर रहे हैं तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। और वो इसलिए इसका जो दौरानिया है किसी एक से दूसरे को मुंतकिल होने का, ये बहुत कम होता है। इसका एक तो वैसे ही
वायरस नज़र आने वाला नहीं है। फिर दूसरा, हवा में कहाँ पे मौजूद हो, किस जगह हो, कहाँ मोहल्ले को, ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर हम जो एहतियात कर रहे हैं हमें उससे आगे बढ़ के एहतियात करनी है। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये रिक्वेस्ट की थी कि लोग गैर ज़रूरी जगहों पे जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका इंटरेक्शन है, वहाँ पे परहेज़ करें। बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हमें उससे ज़्यादा एहतियात करनी है, लेकिन जो हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मार्केटों में जाना भी हुआ, बाहर भी आते जाते आप ऑब्जर्व करते हैं, लोग उससे कहीं कम एहतियात करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब ये कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को ठीक होते, रिकवर होते आप देखें ना, 15 दिन अगर आप कोई बाइंग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कोई गैर ज़रूरी शॉपिंग नहीं करेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे, जूते नहीं खरीदेंगे, मार्केटों में जाके गोलगप्पे नहीं खाएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे, कोई बर्गर बहुत ज़्यादा आप नहीं लेंगे, ऑनलाइन अवेलेबल अब इतनी सहूलत है कि हर फूड आउटलेट ने ऑनलाइन फैसिलिटी दे दी है। Exactly. आप फोन करें, फोन करने के साथ आपको डिलीवरी घर पे मिल जाती है। फिर ना हो तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें फूड पांडा भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको वो जो आपकी मनचाही चीज़ होती है वो डिलीवर कर देते हैं। फिर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो ग्रॉसरी आप अगर उनसे डिलीवर करवाना चाहें वो भी डिलीवर करा देते हैं, और उसके अंदर आपको बहुत सारे रायत भी देते हैं। तो इस सिचुएशन में इससे फ़ायदा उठाएं। आप स्टोर्स में जगह गुंजाइश जो कम है वहाँ पे जाके जगहों को ना भरें। आप बहुत सारे बाज़ारों में रश ना करें। आप गैर ज़रूरी जगहों पे जाके इंटरेक्शन लोगों से ना करें। 15 दिन का सिर्फ ये गैप अगर आ गया और हमने एहतियात कर ली, तो हम जिस तरह पहले 3 फेजेस से गुजरे हैं और बचत हो गई है, हम इस चौथे फेज से भी निकल जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वालिदैन में भी तशवीश की लहर है तालीमी इदारों के हवाले से। तो इस पे हमने ऑलरेडी वैसे देखा है कि तालीमी इदारों में अच्छे तरीके से इंतजामात किए जा रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह से खुद इतने सेंसिबल हैं, मास्क का इस्तेमाल जो है टीचर्स इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट जो है वो करा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई ये सूरत हाल भी तो साथ ही जुड़ी है, इसको भी तो देखना है। क्योंकि जब आपके स्कूल कॉलेजेस से छुट्टी का टाइम हो रहा है, वैन्स में बच्चे बैठ रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को मेंटेन कर ही नहीं सकते हैं कि आप डिस्टेंस रख सकें, रश को आप कम कर सकें, ये पॉसिबल ही नहीं। और देखें, बच्चों को समझाना, यानी कि बच्चे तो शरारती होते हैं, उनको आप समझा नहीं सकते। वो किसी भी सूरत में बच्चे आपस में खाना पीना भी शेयर करते हैं, अपने टिफ़िन और लंच जो बॉक्स लाए होते हैं वो भी शेयर करते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं, छूते भी हैं, टकराते भी हैं, गले भी मिलते हैं। तो बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग और सेंसिटिवनेस के हिसाब से उनकी देखभाल की ज़रूरत है। अब हुकूमत जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। पंजाब हुकूमत जो है वो कानून साजी और फैसला साजी के लिए वफाक का मुंह देख रही होती है, और जब आपने स्कूल कॉलेजेस बंद करने की बात आते हैं तो आप फैसला अख्तियार नहीं कर सकते। आपके तमाम जो सूबाई वज़रा हैं वो परेशानी के आलम में होते हैं, और जब वो फेडरल में दरख्वास्त भेजते हैं तो फेडरल वाले उससे बड़ी परेशानी के आलम में होते हैं। फिर ये दोनों मिल के धक्का लगा के NCOC में बात भेजते हैं, और NCOC में भी कोई ठोस फैसला नहीं हो पाता। 1 या 2 या 3 सेशंस के बाद वो कोई डिसीजन लेते हैं। तो अब ये तो तय है जी कि इन्होंने स्कूल बंद नहीं करने। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन यही है कि जितना एहतियात जितना मुमकिन हो सकता है, हमारे स्कूल के भी जो जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि जहां उन्होंने 50% स्ट्रेंथ की है। जिम्मेदारान की बात की तो वो तो हम मैसेज लोगों को देते ही रहते हैं कि अगर आप लोगों ने अपने आप को महफूज रखना है तो आप लोगों को खुद जिम्मेदारी। इसमें अना तादाद को मजीद रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। सिर्फ 50% बच्चों को बुला के 50% क्लासेस लगा के इससे गुजारा नहीं होना। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमें मजीद रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप 2 टाइम चला रहे हैं तो हो सकता है आप 3 टाइम कर दें। अगर आप हफ्ते में अपनी क्लासों को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं तो हफ्ते में 3 हिस्सों में कर दें, लेकिन आपको अब कुछ और प्लान करना है। खैर, जिम्मेदारी की मैं बात कर रही थी, तो जो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने कोविड खत्म करने में अपना किरदार अदा करना है, उनकी गैर संजीदगी का आलम यह है कि वैक्सीनेशन की 38,000 खुराकें ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है। लोगों को हम कह रहे हैं वैक्सीनेशन कराने जाएं। कराची के हालात आपके सामने है कि किस तरह वैक्सीनेशन के लिए लोगों का रश है। आपकी स्टोरी को मैं लिंक करूंगा कुछ प्रीवियस स्टोरीज से जो हम डिस्कस करते थे कि सेक्रेटरी साहिबा ने नोटिस लिया और बगैर इजाज़त के जो अपने ही अफसरान थे उनको वैक्सीनेशन सेंटर्स को फराहम करने पे, आपको याद होगा, शोकाजीज भी हुए और उसके बाद उनको सजाएं दी गई। हालांकि वो क्या कर रहे थे, वो घर थोड़ी लेके जा रहे थे, वो तो प्रायोरिटी पे जिस वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर वैक्सीनेशन खत्म होती है उसको पहुंचानी होती है। और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर मेरा ख्याल है कि जिम्मेदार भी हैं, ऑथराइज भी हैं। अगर किसी वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर आपको वैक्सीन मौजूद नहीं है तो
तो ये पहुंचानी होती है। और ये अगर वो डायरेक्ट ले रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, और अगर स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी चूंकि अफसरशाही है ना, माइंड कर देती है बहुत ज़्यादा चीज़ों को, तो उस पर फिर अफसरान को दबाया गया, स्नब किया गया, उनसे पूछा गया, उनको शोकस किए गए कि जी आपने किससे पूछ के जो है ये वैक्सीनेशन की। उसका अब हल देखें क्या हुआ है एंड पे, कि वो वैक्सीनेशन जो पड़ी थी और वो वैक्सीनेशन पड़े पड़े ज़ाया हो गए। और इस पे उनका ना टेम्परेचर का ख्याल किया गया, ना उनको बर वक्त यूटिलाइज किया गया। जो अफसरान जिम्मेदारी ले रहे थे वो डर गए, घबरा गए। उन्होंने कहा जी भाड़ में जाइए सिस्टम, हम तो कुछ नहीं करते, ये जाने, इनका काम जाने, वैक्सीनेशन खराब होती है तो पड़ी रहे। ये अल्टीमेट इंसानी रवैया होता है जब आप उसको गलत सजा दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ का हमें नुकसान हुआ, और अब इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन जो ज़ाया हुई है, मेरा ख्याल है इस पर इंक्वायरी हो भी जाए तो कुछ नहीं हो सकता। को दबा रहे तो रिपोर्ट कोई नहीं मंजर आम पे। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग वैक्सीनेशन बाहर से आ रही है, अपने लोगों को इस कदर भी ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं कि आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनके बारे में ही लोगों को नहीं बताया जाएगा, और फिर अस्पतालों में ये वैक्सीनेशन पड़ी खराब हुई है, आप इनको वैक्सीनेशन सेंटर पे टाइमली पहुंचा दें। इनको लग रहा है कि वैक्सीनेशन जो है ना वो हमारे ऊपर डुल रही है, यानी कि हमें पूरी दुनिया जो है ना वो छप्पड़ फाड़ के दे रही है। इनको ये आइडिया नहीं है कि पूरी दुनिया में हमें कितनी मुश्किलात है वैक्सीनेशन का अपना शेयर लेने के हवाले से। हमारे जो फाइनेंशियल हालात हैं, हम 100% डोजेस तो खरीद नहीं सकते, हमारे पास तो इतने बजट और वसाइल ही मौजूद नहीं है। जो बमुश्किल हमें कोई ना कोई पोर्शन करके देता है, चाहे वो चाइना है हमारी मदद कर रहा है, चाहे रशिया है, चाहे आपका यूरोपियन है, अमेरिकन हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इसमें शेयर कर रहा है, तो हम उस वैक्सीनेशन के साथ सलूक क्या कर रहे हैं? हम लोगों पे एहसान कर रहे हैं जी वैक्सीनेशन लगाने के लिए, और लोग पहले ही डरे हुए, घबराए हुए। अब इस सिचुएशन में आप जितनी मर्जी मेहनत कर ले, कोई वैक्सीनेशन के लिए जल्दी कराने को तैयार नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका बयानिया मुसलसल जो है वो मुश्किलात का शिकार है कि वैक्सीनेशन कराएं। हर सतह पे लोगों को एजुकेट किया गया, आपके वुज़रा ने कहा, आपके डिग्निटीज ने कहा, ब्यूरोक्रेसी ने कहा, पुलिस अफसरान ने कहा, सब ने रिक्वेस्ट की, इवन के सेलिब्रिटीज ने रिक्वेस्ट की, आपके उलमा कराम ने रिक्वेस्ट की, लेकिन उसके बावजूद प्लेटफॉर्म में हुआ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसी वजह से कि जी आप वैक्सीनेशन कि एक तो केयर नहीं कर रहे, और फिर वैक्सीनेशन आ जाती है उसको संजीदा नहीं ले रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हम बार बार लोगों को कह रहे हैं वैक्सीनेशन कराने जाएं, बहुत सारे लोग ये जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है उनको दूसरी डोज ही नहीं मिल रही है। तो जब संजीदगी का ये आलम रहेगा, हालात ये रहेंगे इंतजामिया की जानिब, खैर अब इस मामले को एक दूसरे से जो है वो छुपाया भी जाएगा, दबाया भी जाएगा, और जो लोग असल जिम्मेदार हैं वहाँ तक किसी को पहुँचने भी नहीं दिया जाएगा। ये तो हालात हैं, तो फिर हम किस तरह से कहें कि सूरत हाल कंट्रोल हो सकती है। फिलहाल ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो अगली खबर की तरफ हमने जाना है। भेकेवाल मोड़ पर फ्लाईओवर का मनसूबा तैयार किया गया है, और इस मनसूबे से रोज़ाना 2 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़िद होंगे। क्या अहमियत है इस मंसूबे की, कितना ज़रूरी है, आपके साथ शेयर करते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर ये है जी, भेकेवाल मोड़ पर फ्लाईओवर का मंसूबा तैयार किया गया है। अब इस मंसूबे की अहमियत क्या है, कितना ज़रूरी है यहाँ पर फ्लाईओवर? दुर्रे नायाब इस पे रोशनी डालेंगे। जी दुर्रे नायाब बताइएगा। एक हिस्सा है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, लाहौर शहर के अंदर 2 नए कॉरिडोर बन रहे हैं, सिग्नल फ्री कॉरिडोर। एक आएगा मुल्तान रोड से डायरेक्ट आपको फिरोजपुर रोड पे कनेक्ट करेगा। अब वो आएगा मुल्तान रोड से खारक स्टॉप जहाँ पर है जी। उसके बाद क्रीम ब्लॉक पे ऑलरेडी अंडरपास और फ्लाईओवर प्रपोज्ड है, अप्रूव्ड है। वहाँ से आगे जाएंगे जिना हॉस्पिटल, फिर ये सारे जंक्शन जो शौक चौक है, उसके बाद मॉडल टाउन लिंक रोड है, फिर आगे पिको रोड है। अब ये आप इतनी डिटेल बता रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें, जो लंबे लंबे सिग्नल बंद होते हैं जहाँ पे हर रोज हम लोग परेशान होते हैं, उससे जान छूटेगी। ये जो मैंने पहली बात की है ना, मैंने पहले आपकी परेशानी वाली बात की है कि आप पिको रोड पे जब आते हैं और पिको रोड से आपको चढ़ना होता है फिरोजपुर रोड पे, और उसके बाद आप गुलबर्ग और जेल रोड की तरफ जाते हैं। एक तो ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो जाएगा, इसमें तमाम जगहों पे बहुत अच्छे सोल्यूशन प्रपोज किए हुए हैं। जैसे अकबर चौक है, अकबर चौक बहुत ही एक मुश्किल तरीन चौक बन चुका है इस वक्त, वहां पे फ्लाईओवर है। और इसी तरह जो पीछे आपके जंक्शन हैं जिसमें मॉडल टाउन लिंक रोड है, आपका शौक चौक है, आपके बाद टाउनशिप का जो जिसे हम कहते हैं पिंडी स्टॉप, उन तमाम पे सिंगल साइड अंडरपासेस है। और आप थ्रू आउट आएंगे आराम से सिंगल साइड अंडरपासेस लेके, डबल फ्लाईओवर लेके, आगे जाके पिको रोड से लेफ्ट होके, और उसके बाद आप फिरोजपुर रोड पर चढ़ जाएंगे। ये तो एक कॉरिडोर है। इसके बाद जो ये आज भेकेवाल मोड़ की खबर का जिक्र है, ये दूसरा कॉरिडोर है। इसमें आप मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से चढ़ेंगे
और डायरेक्टली मुल्तान रोड वाया भेकेवाल मोड़ से आप अप्रोच करेंगे डायरेक्ट मुल्तान रोड को, और इसी तरह आप फिर आगे मोटरवे और बंद रोड और उस तरफ निकल सकेंगे। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसकी लेंथ टोटल 10 किलोमीटर है और ये 2.25 बिलियन 2 अरब और तकरीबन 25 करोड़ का मंसूबा है। इसमें आपको फिरोज मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से चल के इसी तरह आपको सेंटर पॉइंट पे एक सिंगल साइड फ्लाईओवर अंडरपास मुयस्सर होगा, सॉरी फ्लाईओवर कह गया मैं, अंडरपास मुयस्सर होगा। इसी तरह आप आगे जाएंगे तो बरकत मार्केट चौक पे आपका मुंह पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ते हुए एक आपको सिंगल साइड और अंडरपास अवेलेबल होगा। इसी तरह जब आप आगे जाएंगे तो आपको ये जो जिक्र किया गया है इसका हॉस्पिटल जो है शेख ज़ैद, वहाँ पे जदीद यू टर्न होंगे कन्वर्टेड और दोनों तरफ से, ताकि आप मुड़ने वाले उस तरफ भी जा सकें दूसरी तरफ भी जा सकें। इसी तरह जब आप आगे पेखेवाल मोड़ पे जाएंगे वहाँ पे आपको फ्लाईओवर अवेलेबल होगा, और इसी तरह आगे फिर थ्रू आउट आप दुबई चौक क्रॉस करके फिर स्कीम मोड़ को अप्रोच करके आप मुल्तान रोड की कनेक्टिविटी दे देंगे। तो ये टोटल वो प्रोजेक्ट है और ये बड़ा लेंथी प्रोजेक्ट है। ये 10 किलोमीटर के अंदर इस वक्त जो ट्रैफिक का हाल है, और अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की जाती है 2 से 4-5 मकामात पे तो फिर वहाँ पे क्या हाल होगा वो आपको आने वाले टाइम पे नजर आएगा। लिंक रोड इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आप देखें ना, आपकी मेन बुलेवार्ड डिस्टर्ब, आपका सेंटर पॉइंट डिस्टर्ब, आपका बरकत मार्केट के सामने जो वाई जंक्शन है वो डिस्टर्ब, आपका तमाम वो कॉरिडोर जो शेख ज़ैद के सामने से गुजर के भेकेवाल मोड़ तक वो सारा डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद आगे जो ट्रैफिक की हालत होती है जिसमें इलामा इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड वो भी हो जाएगा। अब हमें प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जो प्लानिंग में हमेशा कहता हूँ कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपने ये अंडरपास देख लिया जो इस वक्त गुलाब देवी पे बन रहा है, और यहाँ पे हल्की सी मिसमैनेजमेंट हो जाए, चाहे एक 2x2 का कोई गड़ा पड़ जाए, कोई सीवर बैठ जाए तो पूरी सड़क चौक हो जाती है। और सिर्फ बारिश ही हो जाए तो सिर्फ बारिश हो जाए, चले आप ना कहें कोई सेटलमेंट होगी, अगर सिर्फ बारिश ही हो जाए तो आप वहां से गुजर नहीं सकते। आप मुझे ये बताइएगा, ये मंसूबा जिस तरह से आपने इतनी डिटेल में बता दिया, कितने इसमें शहर की अहम शाहराएं इन्वॉल्व हो जाएंगी? यहाँ तो फिलहाल ये लिखा है रोजाना 2 लाख गाड़ियां गुजर सकेंगी। जी बिल्कुल, इसमें ये सबसे बेनिफिशियरी इस लिहाज से भी है कि अगर किसी बंदे ने जेल रोड से आना है, किसी बंदे ने कैंट से आना है, किसी बंदे ने डिफेंस से आना है, किसी बंदे ने माल रोड से आना है, अपर माल से आना है, जिमखाना वाली साइड से आना है, ये सारे मेन बुलेवार्ड को पकड़ेंगे और मेन बुलेवार्ड पर आके जो सेंटर पॉइंट पे ब्रेकें लगती हैं, सेंटर पॉइंट को सिग्नल फ्री अंडरपास से गुजारेंगे। उसके बाद आगे ब्रेकें आपकी लगती हैं वाई जंक्शन में। वाई जंक्शन वो है जो बरकत मार्केट के सामने एक तरफ फैसल टाउन को रोड जा रही है, दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है नहर को जा रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन है, यहाँ पे अंडरपास मिलेगा, और जो सीधी जाने वाली है जो फैसल टाउन चौक की तरफ जाती है वो तो सीधी चली जाएगी। जिसने राइट साइड पर जाना है वो अंडरपास सिंगल लाइन लेगा और सीधा जाके पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने से निकल के आगे नहर को क्रॉस करता हुआ चला जाएगा आपके शेख ज़ैद हॉस्पिटल के सामने। शेख ज़ैद हॉस्पिटल के सामने इशारा है, पंजाब यूनिवर्सिटी की ट्रैफिक भी आ रही है, इधर से शेख ज़ैद की ट्रैफिक भी आ रही है, उसके पीछे मुस्लिम टाउन की पूरी ट्रैफिक आ रही है, इधर से नहर की सारी वो ट्रैफिक जो ठोकर से आ रही है और वो इकबाल टाउन जाना चाह रही है, ये तमाम ट्रैफिक कैटर हो जाएगी। जदीद यू टर्न मिल जाएंगे दोनों तरफ में। उसके बाद आप भेकेवाल जाएंगे। भेकेवाल एक इस वक्त मैसअप की हैसियत रखता है। आपके इकबाल टाउन की दोनों तरफ वादत रोड, क्रीम ब्लॉक, मुस्लिम टाउन, उसके बाद आपकी ये जो नहर से आने वाली ट्रैफिक है, और उसके बाद जो स्कीम मोड़ से आने वाली लाखों की ट्रैफिक है जो इस वक्त लाहौर के इस हिस्से में एंटर होती है, जिसमें गुलबर्ग है, आपका जौहर टाउन है, ये सारा उसको कैटर करेगा। इसी तरह आगे इनको उठा के मुल्तान रोड पे ले जाएगा, और मुल्तान रोड से आप वाया कोई भी जंक्शन गुलशन रावी ले सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ से सीधा बाहर निकल के रिंग रोड पकड़ सकते हैं, बंद रोड पकड़ सकते हैं, बंद रोड पकड़ने के बाद आप मोटरवे भी पकड़ सकते हैं। तो इस जंक्शन की बहुत ज़रूरत थी। ये 2 जंक्शन अगर बन गए इनसे इस टेन्योर में तो बहुत बड़ी बात है। की अहमियत पर हम जोर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या इससे फायदा होगा। मुझे ना वो जो ट्रैफिक का एक अज़दहाम आ जाएगा पूरे शहर में, उससे पहले ज़्यादा ये आपकी बड़ी टेक्निकल एक गुफ्तगू है, और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा किसी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर को कभी जरूर मदऊ करें, जरूर, और उसको बुला के ये पूछें कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर तो बनते जा रहे हैं, आप उनको अंडरपासेस, फ्लाईओवर, लोगों को रास्ते बना के यू टर्न्स दे के आप निकाले जा रहे हैं, लेकिन
इससे जो ट्रैफिक का एक बगैर ब्रेक के अजाब आने वाला है उसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है। इसमें आपने पूरी मास्टर प्लानिंग के साथ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को समझना है। अब देखिए, मुझे अगर ब्रेक लगाए बगैर ही इतने 10-10 किलोमीटर के तवील कॉरिडोर मिलेंगे, मेरा तो हौसला खत्म है, मैं तो आगे जाए इशारे आएंगे उनको तोड़ता हुआ, उनको चीरता हुआ आगे निकल जाऊंगा। तो लोगों के अंदर ये मिजाज रखना भी जरूरी होता है, समटाइम इशारों के जरिए, समटाइम आपके बैरियर्स के जरिए, कि वो थोड़ा स्लो चढ़ाएं। तो फास्ट मूवमेंट, मतलब आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और चीजों को फॉलो करने का पता होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि कब ये शुरू होंगे, कितनी देर में मुकम्मल होंगे? क्योंकि हमारे लाहौरिये कुछ ना बेसब्रे से हैं, वो इंतजार करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, ये ना बड़ी ईद, जब ईद उल अज़हा हुई ना, तो उससे 1 या 2 रोज पहले DGLD ने और वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। ये प्रेजेंटेशन थी, इसमें 6 तकरीबन प्रोजेक्ट्स थे, जिसके अंदर ये दोनों सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स भी थे, उसके साथ सगियां वाली रोड का था, फिर बेदियां और बरकी रोड का था, फिर उसके साथ दाता नगर फ्लाई जो ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे सारी थी। तो ये पूरी ब्रीफिंग को सीएम ने गो हेड दिया था। उस वक्त उसने कहा था कि PC1 बनाएं आप, और PC1 बना के 10 अगस्त तक जो है ना सबमिट करें, जो कल गुजर गई है। अब इनसे PC1 तो सबमिट नहीं हो पाया अभी तक। तो अगर इसी तरह ये चलते रहे, तो आपके सवाल में इस चीज़ का जवाब मैं देता चलूँ कि इनसे ये बड़ा मुश्किल होगा कि ये इसको कमिंग 2 और 3 वीक्स के अंदर अंदर PC1 सबमिट करके उसके बाद कंप्रिहेंसिव डिस्कशन होती है। फिर P&D डिपार्टमेंट पूछता है कि भाई क्या ज़रूरत है आपको, आप जस्टिफाई करें, आप केस लड़ें। हम आपको अगर पैसे दे रहे हैं इतने, तो बताएं कि हमारे पैसे ज़ाया तो नहीं जाएंगे, इसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं होगी, शहरियों को इसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, क्या किसी मखसूस इलाके को, मखसूस तबके को फ़ायदा देने के लिए तो नहीं बनाया जा रहा। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, सेशन चलते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि 6 महीने तक इसको ऑन ग्राउंड लाना इनके लिए इम्पॉसिबल है, और 6 महीने लग जाएंगे। उसके बाद फिर इसका पैसे आना, फिर इसका टेंडर होना, फिर मौके पे काम स्टार्ट होना, फिर लंबी लंबी टाइमलाइंस रखना। अच्छा, 6 महीने इस पे तो लग ही जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है। मुझे बाकी 2 मंसूबे जो चल रहे हैं इस वक्त शहर में बड़े, बल्कि 3 चल रहे हैं बिल्कुल, तो उन तीनों का अहवाल भी बता दें, वो कब मुकम्मल हो रहे हैं, वो टाइम में मुकम्मल हो जाएंगे जो टाइम दिया गया? अच्छा देखें जी, ऑफ एंड ऑन वहाँ से मैं गुजरता भी रहता हूँ सिर्फ इसी नीयत से कि मैं जरा देखता रहूँ कि क्या चल रहा है। हाँ। जो शेरा वाला गेट है वहाँ पे ट्रैफिक स्लो जरूर है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक रुकती नहीं है। अच्छा। जिस तरह गुलाब देवी अंडरपास पे होता है, हालांकि बहुत ट्रैफिक है, उन्होंने इतनी खूबसूरती से, इतने मुनज़्ज़म अंदाज से एक ट्रैफिक को रेगुलेट किया है अपने प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द, कि सिंगल लाइन में अगर लोग सब्र करके चलते रहें, हाँ। एक रॉ में बैठ जाएं, तो वो गुजर जाते हैं। और उनकी सबसे बड़ी प्लानिंग की वजह क्या है, उन्होंने आपको ट्रैक ही इतना दिया है कि उसके अंदर कोई क्रिस क्रॉस नहीं कर सकता। लिहाजा आप एक लूप में घुसे हैं तो दूसरे लूप में आपने तहम्मुल के साथ रेलवे स्टेशन से निकलना है। इसी तरह रेलवे स्टेशन से तहम्मुल के साथ ऑस्ट्रेलिया मस्जिद की तरफ आपको आज़ादी चौक की तरफ निकलना है। तो ये तो बहुत अच्छी प्लानिंग है। इसी तरह आपका जो शाकाम चौक है वो टोटली क्लोज है, उसकी तरफ तो आप जा ही नहीं सकते, वहां से क्रॉस करना मुमकिन नहीं है। तो वो जुबली टाउन में ट्रैफिक मोड़ दी जो ठोकर से आ रही है, इसी तरह जो बहरिया से आ रही है वो फिर जुबली टाउन से आके वापस ठोकर की तरफ चली जाती है। वो अब लोग समझ गए हैं, लोग उसको अवॉइड भी कर लेते हैं, लोग मेन मुल्तान रोड पर चले जाते हैं, ठोकर की तरफ चले जाते हैं, बाईपास कर लेते हैं। इसी तरह रायवन ऑल्टर्न रूट पर चले जाते हैं, अड्डा प्लाट की तरफ चले जाते हैं, वहां से लंबा चक्कर लेके आ जाते हैं। अब जो तीसरा है गुलाब देवी, वो आप मुझसे ज्यादा ब्रीफ कर सकती हैं, क्योंकि आप रोज गुजरती हैं। आपको पता है वहां पे एक मोटरसाइकिल भी खराब हो जाए, आयशा की गवाही भी डल गई है वहां पर, क्या हाल है? और हमारी जो प्रोड्यूसर है आयशा, वो तो इससे सबसे ज्यादा मुतासर है। मैं समझता हूं पर सबसे ज्यादा अनोइंग दुरे नायाब ये चीज है कि हॉस्पिटल्स हैं। एग्जैक्टली जी, वो सबसे ज्यादा परेशानी है। मैंने बहुत ज्यादा एम्बुलेंसेज देखी हैं, मुसलसल टाइम ही नहीं एम्बुलेंस को दिया जाता। आपके पास आना कोई ऑल्टरनेट ट्रैक नहीं है ना इसका, क्योंकि फिरोजपुर रोड पे आप जिसने क्रॉस करना है उसने इसी ट्रैक से होकर क्रॉस करने जाना है। का सारा बोझ आपकी एक सर्विस लेन, आपकी एक सर्विस लेन पे, और वो सर्विस लेन इतनी बोसीदा है और इतनी थकी हुई है कि अगर वहां पे एक गाड़ी भी खराब हो जाए तो पीछे तवील लाइनें लग जाती है। वहां पर ही कैंप्स लगे हैं, तो इतनी सी जो जगह आपने छोड़ी है, कैसे वहां से लोग? ये प्लानिंग का फुकदान होता है। प्लानिंग का फुकदान अगर ना होना तो प्रोजेक्ट अपने वक्त में मुकम्मल हो सकते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में होते भी थे। वो 60 दिन में भी करते थे, वो 90 दिन में भी कर जाते थे, वो 100 दिन में भी पुल खड़ा कर देते थे। तो यहाँ पे प्लानिंग की वजह से शायद शोबाजियां करते थे दुरे नायाब। अब आप ये तो ना कहें, खैर नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ करते थे, बिल्कुल ऐसे कर जाते थे, चाहे शोबाजियों में ही कर जाते थे, अवाम का फायदा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल की जानिब से बड़ा फैसला क्या किया गया है, इस पर रोशनी डालते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर है जी, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल की जानिब से
फैसला ये किया गया है, PHA को तमाम शाहराहों पर टैक्स वसूली का इख्तियार दे दिया गया है। ये बड़ा फैसला मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, PHA पहले नहीं संभल रहा, इतने इतने बड़े स्कैंडल हैं, और जब टैक्स वसूली का इख्तियार तमाम शाहराहों पर दे दिया जाएगा तो क्या होगा? दुर्रे ने आप कोई फ़ायदा भी है इसका? देखें, फ़ायदा तो बहुत है, क्योंकि 2019 से ये कन्फ्लिक्ट है, और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो लाहौर शहर की अहम शाहराएँ हैं जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है आपकी लोकल गवर्नमेंट की और PHA की, उस पर ना PHA टैक्स ले पा रही थी ना लोकल गवर्नमेंट ले पा रही थी। ये दोनों एक दूसरे को पैसे लेने नहीं दे रहे थे, एक रिफ्ट थी। इस रिफ्ट का फैसला कर दिया गया, और ये मैं समझता हूँ समझदारी का फैसला है कि बंदा कहता नहीं कि अच्छा ठीक है यार मेरे से नहीं होता ना, आप कर लें और आप ये जो 3 साल से रेवेन्यू लॉसेस था ना इसको पूरा करें। इसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके टैक्सेस लें, उसके बाद जो उन्होंने एडवर्टाइजिंग की है प्रॉपर्टीज़ पे वो टैक्स आएगा। स्काई राइट्स जिसमें बोर्ड्स लगाते हैं आप, स्टीमर्स लगाते हैं आप, उसके बाद बिल बोर्ड्स लगाते हैं, वो तमाम टैक्स आप रिसीव करेंगे। ये तो चलें एक दानिशमंदी का फैसला था कि बाज़ का जो ब्यूरोक्रेट होता है वो कहता है कि यार ना खेडांगे ना खेडन दवांगे, लेकिन यहाँ पे ये सोच नहीं है। मेंगल साहब समझदार आदमी है और आपको पता है डिप्टी कमिश्नर लाहौर रह के गए हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं खेलूंगा तो नहीं लेकिन मैं आपको खेलने दूंगा, आप खेलें, आप इस लड़ाई को ख़त्म करें, इसको दफन करें और 3 साल का जो हमारा करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस हो गया वो रिकवर कर लें, और रिकवर करने के साथ साथ अब नए तरीके से मैकेनिज्म भी चला लें। चलें आपको राइट देते हैं। असल में ये फड्डा तब स्टार्ट हुआ जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया, और लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर जो सारी चीज़ें थी वो वाज़िया तौर पे थी, जो फंक्शंस थे वो तमाम फंक्शंस लोकल गवर्नमेंट को दे दिए गए एक्ट के तहत। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब आपकी जो दूसरी बात है वो भी बहुत वैलिड है कि PHA ने पहले क्या किया। PHA ने अपने तमाम इलाकों में सैकड़ों तो छोटी बात है, हज़ारों गैर कानूनी बोर्ड्स लगा के, स्टीमर्स लगा के, बैनर्स लगवा के करोड़ों रुपए की करप्शन की है, और इस करप्शन की वजह से PHA इस वक्त इस दहाई पे पहुंच चुका है, दहाने पे पहुंच चुका है कि आज उनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। और PHA के जो एडवर्टाइजिंग के करप्शन के स्कैंडल हैं वो एंटी करप्शन और नैब की दरखास्तों की फाइलों में दब चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और उस पर कोई इन्वेस्टिगेट करने को तैयार नहीं है। और जो अफसर वहाँ पे जिम्मेदार रही हैं, कुछ 2-3 खातून अफसर रही हैं, उनको सेव एग्जिट दे के ट्रांसफर कर दिया जाता है, बजाय कि वो इंक्वायरी को फेस करें। जब इंक्वायरी उनके खिलाफ खुलती है तो ब्यूरोक्रेसी का इतना मुनज़्ज़म गठजोड़ है कि वो एक ब्यूरोक्रेट बैठता है, वो ऊपर ही सेक्रेटरीट में बैठ के कहता है जी कि अब इस पर बड़ी मुश्किल आने वाली है, चलो मैं आपको ट्रांसफर करके किसी और महकमे में अच्छी जगह पे भेज देता हूँ, और उसके पीछे सारी फाइलों को दबा दिया जाता है। एक तो ये स्पोर्ट होती है, लेकिन लॉस क्या है? लॉस उन गरीब मालियों का है जो मैं समझता हूँ कि इस पर पूरे शहर में सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड, सबसे ज्यादा परेशानियों का शिकार है, काम करते हैं। उनकी जिंदगी क्या है? आज भी सुबह फजर के टाइम उठ के देख लें वो साइकिलों पे फिर रहे होते हैं, और ग्रीन बेल्टों पे उनकी कमीजें जो हैं वो पसीने से भीगी होती हैं, और वहां पे कोई नहीं करते। और हमारे जो इज्जतमाब पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनको जिम्मेदारी PHA की दी गई है, अगर उनके शाहाना अखराजात देख लें तो आप परेशान हो जाएं कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उनके दफातर देख लें, PHA के दफातर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां, उनका फ्यूल, उनके मुलाजमीन, उनकी चाय, उनका पानी, वो तमाम PHA के तमाम तर वसाइल से चल रहा है। वो ठंडे कमरों में सारा दिन बैठ के सरकारी जो एंटिटीज़ को यूज़ करते हैं वो किस कानून के तहत करते हैं? कहाँ लिखा है जी कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो सरकारी एंटिटीज लेंगे? अच्छा, आप ये इतना आप शाहाना लाइफस्टाइल बता रहे हैं, स्कैंडल्स के बावजूद क्या कभी किसी ने पूछगिछ करने की कोशिश भी नहीं की है? कभी किसी ने पता कराने की भी कोशिश नहीं की है कि इतने सारे मसाइल के बावजूद, इतने सारे स्कैंडल्स के बावजूद इतना शाहाना लाइफस्टाइल, पैसे आ कहाँ से रहे हैं, जा देखिए हम बहुत सारे सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल उठाने के बाद या तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता, फिर इतनी मुश्किलात आती हैं कि उसको हमें रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है, हमें मुश्किलात होती हैं। फिर हम जब ये चीज़ें हाईलाइट करते हैं, क्योंकि PHA के एक्ट में और PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूल्स रेगुलेशन में कहीं नहीं लिखा कि जो ये अफसरान हैं, जो आपके पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, वो गाड़ियाँ भी लेंगे, वो डबल कैबिन डालों को भी सैरें करेंगे, वो महाना जो है वो अनलिमिटेड फ्यूल भी लेंगे, वो एसीज लगा के अपने कमरों में भी बैठेंगे, उनका स्टाफ जो है वो अलहदा बैठेगा, वो ठंडे कमरों में बैठ के चाय भी पियेंगे PHA के खर्चे से। कहाँ लिखा है, किस एक्ट में लिखा है? हमें तो कभी इस बात पे जब बात कर ही दी जाती है तो या तो अलले तलले करके, और एक दूसरी बात जो बड़ी ख़तरनाक है कि हमारे जो दोस्त हैं, चाहे वो PTI वाले हैं, चाहे वो कोई भी सियासी हैं, नून लीग है, उनमें एक फ़र्क है। नून लीग वाले तनकीद सुनते थे ना तो वो हमें हंस के कहते थे कि यार छड़ो जान दो, या कहते थे कि चलो गल दी थोड़ी सदाकत नहीं है, होता था। लेकिन PTI वाले क्या कहते हैं, आप मुझसे पर्सनल हो गए,
वो आगे जब बात ही किसी अफसर के बारे में कर देंगे, आप किसी सियासी बंदे के बारे में जो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन है, वो कहता है जी कि आप तो मेरे साथ जातियात पे उतर आए हैं। हाँ, तो हमें रिपोर्टिंग के अंदर अब बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि हम अगर पूछते हैं कि गरीब मालियों का पीएचए के सरकारी पैसों का अगर ज़िया हो रहा है तो वो कहते हैं ये जातियात पे उतर रहे हैं जी। आप हमें राइट नहीं है कि हम मालियों का पैसा पूछें, हमें राइट नहीं है जो साइकिल पे भिगो के पसीने के साथ शराबूर होके जो चीजें नजर आ रही हैं उस पे सवालात तो उठेंगे और जवाब देना फिर वो फिर बैक टू द खबर के हम वो खबर से हट गए हैं कि बात ये है कि चलें पीएचए ने तो जितने भी स्कैंडल हैं करोड़ों के हैं अरबों के हैं, ये तो हिसाब एक दिन देना पड़ेगा, रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन जो फैसला इस वक्त किया वो गुज़िश्ता 3 सालों का करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस देखते हुए मैं समझता हूँ मुद्दबिराना फैसला है। चलें जी, और इस फैसले पर अगर एज इट इज अमल दरामद हो जाता है तो फिर इसका फायदा भी होगा। लेकिन जिस तरह से पहले हमारे पास करप्शन के स्कैंडल्स हैं उनको अगर हम देख रहे हैं तो परेशानी होती है। खैर अगली खबर ये है, बगैर फिटनेस गाड़ियां चलाने वालों की शामत आएगी। ट्रांसपोर्ट कंपनी का शहर में क्रैकडाउन। कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी है? पहले तो अपनी गाड़ियों की फिटनेस को बरकरार रख लें। आप गाड़ियों की बात करते हैं, आपने कई खबरें देखी होंगी जो अनफिट है, वो फिटनेस जिनकी नहीं है वो महकमे चला रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो पुलिस में भर्ती हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में है और उनके आए रोज उनकी फिटनेस की बातें होती है जी। अच्छा, अब फिटनेस जिनकी नहीं है वो अनफिट लोग अगर महकमे चला रहे हैं और आए रोज मैं देखता हूँ मरासले जारी हो रहे हैं आईजी साहब के, आपके चीफ सेक्रेटरी के, आपके गवर्नमेंट के, कि जी पहले ये अपनी फिटनेस देखें। पहले कुछ लोगों पे हमें ये डाउट है कि शायद ये मंशियात इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी क्लियरेंस कभी मांग रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी उनकी जो आमदन से ज़ायद उनके असासे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए फिटनेस सिर्फ ये तो नहीं है कि आप भाग दौड़ रहे हैं, आपका पेट अंदर है, आपकी वेस्ट कम है। फिटनेस तो हर लिहाज से है कि यू आर फिट फॉर द पोस्ट और फिट फॉर नॉट दिस पोस्ट। आपने तीसरी बात कोई नहीं है। तो आप पहले तो इन इदारों के वो अफसरान देखें जो फिट नहीं है, जो इन इदारों को चलाने के काबिल नहीं है। जब वो फिट अफसरान इदारों को चलाएंगे तो ये अनफिट गाड़ियाँ, ये अनफिट रोड परमिट, ये अनफिट गाड़ियाँ जितनी भी हैं ये आपको ट्रैक पे आती नजर आ जाएंगी और ये दुरुस्त नजर आएंगी। आपका एक बंदा ठीक हो, नीचे सारे खराब हो तो वो एक बंदा भी खराब हो जाता है। मैं इस पे यकीन रखता हूँ। ऑल दो के हमारे कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऊपर ईमानदार हो तो नीचे ईमानदारी रहती है, लेकिन मैं इससे उल्टा एक नजरिया रखता हूँ कि ऊपर ईमानदार हो नीचे चोर हो तो वो चोर जो है ना वो ईमानदार लीडर का सहारा लेके और गदर मचा देते हैं। एनीवेज गाड़ियाँ जो इस वक्त हालात हमारी सड़कों पे फिटनेस का है, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो हालत है वो तो अल्लाह हाफिज़ है। उसके बाद हमारा सेकंड फेज़ आता है कि हमने शहरियों की गाड़ियों की फिटनेस जो है उसको भी मॉनिटाइज करना होता है, उसको भी देखना होता है। जितने फिटनेस स्कूल बने आज तक वो ऑपरेशनल नहीं हो सके, ऑपरेशनल हुआ है किसी को पता ही नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर क्या आप किसी मुनज़्ज़िम मुल्क में, किसी यूरोप में, अमेरिका के किसी शहर में आप गाड़ी को सड़क पे ला सकते नहीं ला सकते। बिल्कुल आप किसी भी मुनज़्ज़िम इदारे में जाके देखें, प्रॉपर फाइन्स रखे जाते हैं, सजाएं रखी जाती हैं, लोगों में डर खौफ पैदा किया जाता है, फिर लोगों को पता होता है कि उन्होंने SOPs को, रूल्स रेगुलेशन को किस तरह से फॉलो करना है। आप इस वक्त हालत ये हो गई है, यहाँ पे तो मोटरवे के अंदर रूल्स रेगुलेशन अच्छे लाए गए कि गाड़ियों की इंस्पेक्शन होगी, टायरों की इंस्पेक्शन होगी। अब तो वो भी नजर आता दूर की बात होगी। आए रोज टायरों का फटना मोटरवे पे एक रूटीन की बात बन चुकी है। इसका मतलब है कि आप वो गाड़ियां जो अनफिट थी, जिनके टायर फिट नहीं थे, आप उनको लॉन्ग रूट पे ले आए, आप उनको हाई रूट्स पे ले आए। तो ये पाबंदी होनी चाहिए, हमें उस तरफ जाना चाहिए। फिर आए रोज सॉरी हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि आप फॉर द टाइम बिंग एक मुहिम चलाते हैं, जुर्माने करते हैं, अखबार में खबर देते हैं और अपनी तस्वीर उतरवा के बता देते हैं कि जी आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उसके बाद आगे कुछ नहीं, उसके बाद जाने जाती है लोगों की। लोग सिलेंडर फटने से वैनों में, गाड़ियों में, वैगनों में नोटिस ले लिया, एग्जैक्टली रिक्शों में शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इस हादसे से सबक नहीं सीखता, एक रूटीन के बाद बन जाती है। हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि अब हमारे लिए हादसा भी रूटीन का सबब बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। खैर गाड़ियों की फिटनेस हो ना हो, ट्रांसपोर्ट फिटनेस को यकीनी बनाया जाए या ना बनाया जाए, तलबा की फिटनेस के लिए कुछ प्लान किया जा रहा है। अब वो प्लान क्या है, किस तरह से तलबा की फिटनेस को यकीनी बनाया जाएगा, सेहतमंदाना से जो है उनका इनेकाद किया जाएगा। ब्रेक के बाद ये डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर यह है जी, तलबा के फिटनेस ग्रुप बनेंगे। असम्बली में रोजाना की बुनियाद पर आगाही दी जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन ने मॉड्यूल जो है वो तैयार कर लिया है और हेल्थ एंड फिटनेस क्लब बनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है, लेकिन अगर इस पर कुछ काम हो जाए, टाइमली हो जाए। ये जो ओलंपिक्स में हमारी शाना कारकर्दगी है ना, उसको देखने के बाद जो है ना हायर एजुकेशन ने फैसला किया है। इससे पहले इनको ख्याल क्यों ना आया। और स्कूल जो थे
आपके कॉलेजेस थे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ थी, उसके अंदर तो बाकायदा स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशंस होते थे। आप अच्छे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जो खेलते थे और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के ऊपर आते थे उनके एडमिशंस करते थे। अब वो रिवायत भी ख़त्म होती गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अप्लाई किया था स्पोर्ट्स बेस पे, और मेरा हो भी गया था, लेकिन फिर मेरा चूँकि अपना कुछ और था करने का इरादा, तो मैं ना कर सका। लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्रायल हुए, और जहाँ पे ऑरेंज लाइन का ये चुबुर्जी वाला स्टेशन बना हुआ है, इसके साथ जो ग्राउंड है इसके अंदर ट्रायल रखे गए। बहुत रश था, इतनी सिफारिशें थी, और अब वो चीज़ें नहीं रही। अब मैंने नहीं कभी सुना, मैंने नहीं कभी देखा इस बात को। सर अब ये सब चीज़ें 10 साल हो गए, पैसों की गेम पे आ गई है। एग्जैक्टली जी। और आपकी जो स्कूल क्रिकेट होती थी उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे हीरे निकलते थे जो कॉलेजेस में जाके और यूनिवर्सिटियों में जाके नाम पैदा करते थे, और उनको उसी परफॉर्मर्स और उसी बेस पे जो उनको स्कूल क्रिकेट खेली होती थी, अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट, उनको एडमिशन मिलते थे, बिल्कुल ऐसे। उनको प्रिविलेज मिलते थे, उनको क्लासेस में बाकायदा हुक्म होता था कि इनको सिलेबस जो है वो महदूद रखा जाए और उनको प्रैक्टिस के दौरानिए दिए जाए। उनको समहाउ बहुत सारे पीरियड्स में रिलीफ दिया जाता था, और इधर बच्चे पढ़ रहे होते थे और वो अपने स्पोर्ट्स पीरियड में जाते थे। फिर एक टेन्योर ये भी आया कि सारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स पीरियड रख दिया गया। उसमें मैं चूंकि गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे फिर ये होता था कि हर बच्चा जो है वो एक स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करता था, मस्ट होता था। कोई फुटबॉल टीम में खेल रहा है, इसके लिए ये भी तो जरूरी था ना दुरे नायाब, प्लेग्राउंड्स थी हमारे, थे प्रॉपर सरकारी स्कूलों में प्लेग्राउंड थे। लेकिन अब आपके छोटे स्कूल हैं, कहीं पे कुछ नहीं। और बिल्कुल आपकी जो तालीम जो है जो कमर्शियल हो गई है, उसके बाद उस कमर्शियल तालीम ने आपका जो है हुस्न बिगाड़ दिया। आपके बच्चे, आप फिटनेस की बात कर रही थी ना, बच्चे फिटनेस तो दूर की बात, शायद इनिशियल स्पोर्ट्स ही खेल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल है। मैं अब कभी स्कूल आना जाना हुआ है, मैं अपनी सिस्टर के बच्चों को छोड़ने के लिए जाती हूँ, जब बैग्स उठाकर स्कूल के गेट तक पेरेंट्स खुद पहुँचाएंगे या आपके मुलाजिम पहुँचाएंगे, हम खुद बच्चों को ऐसा माहौल दे रहे हैं कि बच्चों की एक्टिविटीज़ हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं, इंतहाई लेज़ी बच्चों की लाइफ बना दी। फिर ये चीज़ें कहीं पे भी जो है ना वो मैटर करती नहीं है कि आप बच्चों की हेल्थ और फिटनेस पे। आप देखें बच्चे साइकिलिंग करते थे, छोटी साइकिलें चलाते थे, चले बड़े हो जाते थे, बड़ी साइकिल चलाते थे, उसके बाद पैदल जाते थे, फिरते थे, वजन उठाते थे, आपकी एक्सरसाइजेज होती थी। छोटे छोटे काम घर के करने से उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी जो जनरेट होती थी और पावर्स जो उनके अंदर अच्छी आती थी, वो तमाम एक एक्टिविटी का हिस्सा था। अब पानी तक कोई बच्चा अगर वो अच्छे घराने का है और अफोर्ड करते हैं तो वो पानी भी मुलाजम से पीते हैं। वो खाना ही शायद बमुश्किल जो है ना, वो भी मोबाइल पकड़ के जाते हैं और खाने की मेज़ तक मोबाइल के ज़रिए वो पहुंचते हैं। खाना खाते हुए मोबाइल उनके हाथ में होता है, खाने का आखिरी लुकमा लेके उसी तरह उठते हैं, मोबाइल के साथ वापस चले जाते हैं। ये कल्चर ने हमें बिल्कुल तबाह कर दिया है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये एथलेटिक्स में जो हमारे साथ हुआ है, मेरा ख्याल है कि हम स्कूल और क्रिकेट की जो दुनिया है जिसमें आपका कॉलेजेस की स्पोर्ट्स हैं, हम इससे भी बाहर हो जाएंगे। और ये इंतहाई हमारा जो है ना वो गिरता हुआ म्यार होगा कि हमें स्कूल और कॉलेजेस की एथलेटिक्स या गेम्स या क्रिकेट या स्पोर्ट्स में भी एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। अब इस वक्त जो टास्क दिया गया है जिसमें सेंट्रल कमेटीज़ बनाई गई हैं पीसीबी की, उनका मकसद यही है कि स्कूल क्रिकेट को रिवाइव करें। और ये पीसीबी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज जो हैं वो इस वक्त स्कूल क्रिकेट पे तवज्जो दे रही है, लेकिन उनको अच्छा टैलेंट नहीं मिल रहा। और अच्छा टैलेंट ना मिलने की वजह से है कि अब बच्चे जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटी करना ही नहीं चाहते। वो इतने लेथार्जिक हो चुके हैं, इतने लेजी हो चुके हैं और इतने ज़्यादा वो सुस्त हो चुके हैं कि उनको वो लगता है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है हमारे। यहाँ पे पेरेंट्स का भी कुछ रोल होना चाहिए अपने बच्चों को एक्टिव करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर इसके जानिब कदम उठाया गया तो आप भी अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, अल्टीमेटली उनकी सेहत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अपने मेहमान से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जी। सर्जन हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। कराची से इनका ताल्लुक़ है और जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर से इन्होंने हासिल की है। शौकत खानम में 5 सालों से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ जी, रियल इस्टेट लाहौर, मुल्तान और कोयटा में भी ये अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में इन्होंने अमेरिका का दौरा किया, वहाँ पर इन्होंने चांद पर 3 एकड़ ज़मीन भी खरीदी।
तो कुछ चीज़ें जो हैं वो डॉक्टरी के साथ साथ रियल इस्टेट और फिर इंटरेस्ट जो है हम देख रहे हैं कि जी चांद पर ज़मीन भी खरीदी। तो कुछ अपने मेहमान से जान लेते हैं कि ये तीनों अलग अलग चीज़ें किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, क्या हाल चल है? ऑल गुड, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। माशाल्लाह से आप सर्जन भी हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। कैसे मैनेज कर लेते हैं और ये प्लान कैसे किया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, सिटी 42 आप लोग की टीम ने मुझे इनवाइट किया एज अ गेस्ट, एंड इंशाल्लाह जो भी आज डिबेट करेंगे, डिस्कशन होगा, तो उसमें पाकिस्तान में जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं उनको नए नए अपडेट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। एंड कैंसर के साथ साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग रियल स्टेट, एज वेल एज दिस वाज अ वेरी यूनिक टॉपिक, चांद पे ज़मीन। एंड जनरली जब पाकिस्तान में या किसी को भी आप कहते तो दे डोंट इनिशियली बिलीव कि यार ये हो कैसे सकता है, पॉसिबल कैसे, एंड इट्स वेरी डिफरेंट। बट यूएस में, यूरोप में एवरी 4th 5th पर्सन इज़ डूइंग दिस। तो मुझे जिस तरह आइडिया है, तो लाइक मैंने जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में बताया, लास्ट मंथ आई वाज इन यूएस, मेरा वहाँ पे नासा में विजिट हुआ। अच्छा। तो मेरा बेसिकली एमडी एंडरसन में इंटरव्यू था, विच इज़ अ कैंसर हॉस्पिटल इन ह्यूस्टन। तो वहाँ पे जब गए, वो सब बेसिक जॉब की चीज़ों से फ्री हो गए, तो फिर मैंने सोचा नासा विजिट करें, बिकॉज यूएस जाते रहते थे लेकिन कभी मौका नहीं मिला नासा जाने का। तो मेरी मदर भी मेरे साथ थी, वी बोथ विजिटेड ओवर देयर। तो वहाँ पे जब मैंने पूरा सेटअप देखा, सो फिर सोचा कि पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड पाकिस्तान बहुत पीछे है एंड गुंजाइश होती है कि इम्प्रूव कर सके, बट यूएस इज़ ऑलवेज वी नो ऑन द टॉप। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे स्पेस टूरिज़्म, जिस तरह भी आपको पता होगा, रिसेंट अमेज़ॉन के जो चेयरपर्सन है जेफ बेजोस, ही वेंट टू स्पेस एंड दैट वाज जस्ट अ जर्नी फॉर 15 मिनट्स, बट दैट कॉस्टेड हिम अबाउट $2 billion। अच्छा। सो पीपल देयर दे कैन अफोर्ड, नॉट एवरीबडी आई मीन इज जेफ बेजोस, बट स्पेस टूरिज्म जो वहाँ लॉन्च हो रहा है वो $2.5 से $3 लाख अच्छा, में। एक आम इंसान जब इस बारे में सोचता है, हम बड़े कॉन्शियस होते हैं कि आपने कहीं पर भी, आपने शहर में ही ज़मीन खरीदनी है, तो आप अपनी ज़मीन को लेकर बड़े इश्यूज हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही चांद पर जाके, तो कभी सोचा नहीं कि अगर कोई मसला हो गया, इतने सारे पैसे लग रहे हैं, कैसे चीज़ों को इंश्योर किया कि सब कुछ बड़ा स्मूथली चलेगा? जी, इसका एक पूरा प्रोसेस है। इफ़ यू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी lunarregistry.com करके होता है, इंटरनेशनल लूनर सोसाइटी। अब आपकी इन डिटेल्स के बाद बहुत सारे लोग ये चीज़ें विजिट करेंगे, तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो हमें हमारे मेहमान मुस्लिम जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से अगर आप चांद पे ज़मीन खरीदना चाहते हैं, एक्चुअली इसका क्या प्रोसीजर है? इंटरनेशनल लूनर सोसाइटी है, ठीक है। सो यू जस्ट विजिट द वेबसाइट। और मैं जब ह्यूस्टन में था तो मेरे तो दोस्त यारों से मैंने डिस्कस किया कि यार इस तरह पाकिस्तान में एक हमारे बैरिस्टर है, लाहौर के ही है, लाइक ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू बाय द लैंड, आई एम द सेकंड वन। तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि यार मुझे भी इस तरह लेनी है, तो दे सेड कि उसमें से एक दोस्त ने बोला कि यार मैंने ली भी है, तो मैं कहा देन टेल मी द प्रोसीजर क्या है। तो वहीं उसी ने वेबसाइट उस वक्त ओपन की एंड देन मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है। द बेस्ट पार्ट इज़ जितने भी पाकिस्तानी सुन रहे हैं, यहाँ कोई 2-3 करोड़ 2-3 लाख की बात नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बिल्कुल यही था। एग्जैक्टली, इट इज़ जस्ट फॉर $100। वहाँ पे 15 से 16 डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। अच्छा। चांद पे। अब बाज़ाहिर सुनने में आपको भी अजीब लग रहा होगा, ठीक है कि सोसाइटी है, एग्जैक्टली सोसाइटी है कि वहाँ पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, ऐसा कोई सीन नहीं है, इट्स अ मून, बट उन्होंने एलोकेशन की हुई है एंड एवरी सोसाइटी हैज़ अ डिफरेंट रेट। मैंने जो ली है पर्सनली स्पीकिंग वो $33 पर एकड़ है, ठीक है। तो $33 आपको पता है $5,000 मैक्सिमम बनते हैं, तो मैंने 3 एकड़ $16,000 में ली, विच इज़ अबाउट $100। अगर आज का डॉलर का भी रेट देख ले तो 164, तो $16,400 की हुई। तो ये आई गेस अफोर्डेबल भी है एंड आप भी ले सकती है, कोई भी ले सकता है, दूसरा बंदा ले सकता ठीक है। तो ये एक मिडिल क्लास भी इसको अफोर्ड कर सकता बिल्कुल है। ऐसे ही है। अब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो हर बंदे की अपनी राय है। अच्छा, अब आपने क्या प्लान करके ये किया कि मुझे ये लेनी चाहिए ज़मीन? मतलब अभी तो एक ख्वाबों ख्यालों में ये चीज़ है ना कि जब तक हम लोग होते हैं कि अगर कोई चीज़ ली है, आप जाके उसका विजिट कर रहे हैं, प्रॉपर प्लेस देख रहे हैं, फिर आपको तसल्ली होती है कि फलां चीज़ जो है वो कम से कम आपकी अपनी मलकियत है। बिल्कुल। चांद पे ज़मीन यू नो कि जाना ज़्यादा महंगा है, ज़मीन सस्ती है, ठीक है। तो जाने का इरादा है, का कोई क्या करेगा जब वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते? जाने का इरादा है मे बी नेक्स्ट 10 years में। इफ आई कैन अफोर्ड आई विल डेफिनेटली विजिट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोग जा रहे हैं। और अगर आप इंडिया का भी स्पेस प्रोग्राम देखें वो 2022 में लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का। रशिया और यूएस तो अभी स्पेस में ही होते हैं, तो आई गेस एनीबडी कैन अफोर्ड इट एंड इसमें कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है और सभी लोग जो है वो अगर कोई प्लान कर रहा है
तो आप लोग बासानी जो है वो कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या है वो हमें मुस्लिम ने बता दिया कि किस तरह से आप जो है ज़मीन ख़रीद सकते हैं। अच्छा जी, रियल इस्टेट का काम भी कर रहे हैं आप, तो मुझे कुछ ये भी अपना एक्सपीरियंस बताएगा। बहुत सारे नौजवान माशाल्लाह, आप तो साथ साथ सर्जन भी हैं जो अभी बिज़नेस की तलाश में हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाह रहे हैं, क्या आसानी से मैनेज हो सकता है ये बिज़नेस? जी, रियल इस्टेट पाकिस्तान में आई विल जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस जिस तरह मैंने स्टार्ट किया। आई बिलोंग टू वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस फैमिली फ्रॉम कराची। तो बचपन से फादर को बिजनेस में ही देखा है और आज भी फादर एंड दादा ही बिजनेस पूरा संभालते हैं। एंड आई बीइंग द ओनली सन आई वेंट इनटू दिस सर्जरी एंड डॉक्टरी फील्ड। तो एवरीबडी यूज्ड टू आस्क मी कि आप फादर के बिजनेस में क्यों नहीं गए, बट वो उन्हीं की मर्जी थी और मेरा भी एक पैशन था कि सर्जन बनना है और टॉप से टॉप सर्जन इंशाल्लाह बने। तो रियल स्टेट में आना आसान है बट उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा। लाइक इनिशियली जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो यू हैव टू प्ले सेफ। और मेन चीज़ जो होती है रियल स्टेट में कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आप कैपिटल लगा रहे अपने साथ या कोई इन्वेस्टर्स भी आपके साथ है, तो उसमें जो है होता ये कि आपका ट्रस्ट लेवल हो आपकी टीम पे कि कौन कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंड देन लोकेशन, प्राइसेस जो है पाकिस्तान में बहुत बूम पे जा रही है, लेकिन ऐसी भी सोसाइटीज़ है जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो मैंने भी छोटी सोसाइटी से स्टार्ट किया था और आज हम DHA में पाकिस्तान के 3-4 DHA, मुल्तान है, कोयटा है, लाहौर DHA, इसमें बड़ा स्कोप है। तो इसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सेल कर सकते हैं। बट इफ़ यू एक्सपेक्ट कि मैं एक दिन में मलिक रियाज साहब बन जाऊँ, वो नहीं हो सकता। अच्छा, अब नॉर्मली ये होता है कि लोग कहते हैं रियल इस्टेट का काम करना है तो आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए तो आप कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्या ये बिल्कुल ठीक है? ये परसेप्शन है और प्रैक्टिकली स्पीकिंग पैसा खुद के पास भी होना चाहिए। बट वही मैंने बोला, आपकी टीम डिपेंड करती है। इंडिविजुअली यू कांट डू एवरीथिंग, आप मिलजुल के करते हैं। एंड देन वंस यू हैव अ गुड कैपिटल, फिर आप आराम से इन्वेस्ट करें। सही। अच्छा जी, आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ बड़े लोग ये सोचते हैं कि जी प्रॉपर टाइम देना चाहिए, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कोई और बिजनेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाती है, क्या बात है ऐसे? जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, वही मैं कहूँगा कि जो जॉब ओरिएंटेड लोग होते हैं उनका ट्रस्ट लेवल थोड़ा मुश्किल होता है एक दूसरे पे करना। मैं बिलोंग करता हूँ बिजनेस फैमिली को, तो हमारे वहाँ तो काम ट्रस्ट पे ही होता है। एंड यू हैव टू हैव अ ट्रस्ट लेवल फॉर एनी वर्क। इवन मेरे पेशेंट को भी मेरे पे ट्रस्ट होता है तो ही हम उसका ऑपरेट अच्छा कर सकते हैं। अगर उसको ट्रस्ट लेवल ना हो तो हम शायद ऑपरेशन भी उसका अच्छा ना कर सके। तो ट्रस्ट इज द फर्स्ट थिंग एंड देन टाइम बिल्कुल देना पड़ता है। लेकिन हमारी लाइफ थोड़ी टफ होती है विद द हॉस्पिटल। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ऑब्वियसली हॉस्पिटल ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा टफ है। आपका पेशेंट खुदा ना खास्ता किसी भी सिचुएशन में है, फौरी तौर पर आपको वहाँ पर भी जाना है, अपना काम भी देखना है, कैसे मैनेज करते हैं? 100% यू हैव टू गिव फॉर द हॉस्पिटल। देन आफ्टर द ड्यूटी फिर जो टाइम मिलता है वो आप कर सकते हैं, बिकॉज ये ऐसा काम है रियल एस्टेट जो आप फोन पे भी कर सकते हैं। यू हैव टू विजिट द साइट इफ़ यू आर बाइंग फॉर योर ओन सेल्फ, या फिर आप किसी को और भी दिला रहे तो आपको साइट पे विजिट करना पड़ता है। बट वो आप वीकेंड्स पे कर सकते हैं, किसी टाइम भी बाद में जा सकते हैं। बट हॉस्पिटल आवर्स में यू हैव टू जस्ट सी द पेशेंट फर्स्ट। हॉस्पिटल की रूटीन भी बताएगा, क्या टाइमिंग्स हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? हॉस्पिटल के टाइमिंग्स तो वी स्टार्ट एट 7 o'clock, बट मेरा जो रूटीन होता है आई गेट अप एट 4। तो अगर कोई ये जानना चाहे कि 24 घंटे में आप किस तरह मैनेज करते हैं तो मुझे 24 घंटे कम लगते हैं, बट यू हैव टू डू इट, चॉइस नहीं है। तो आई गेट अप एट 4 एंड देन 5 o'clock अपना थोड़ा फिजिकल फिटनेस जॉगिंग सब करके मैं हॉस्पिटल निकल जाता हूँ। तो उसमें जो मेरे काम जो जनरली डॉक्टर्स 8 साढ़े 7 बजे के बाद शुरू करते हैं, मैं वो 6 से 7 के बीच में कर लेता हूँ। तो उसमें पूरा सिस्टम भी फ्री होता है हमारा, लाइक एवरीथिंग इज़ ऑन द कंप्यूटर, वी डोंट यूज़ पेपर्स एवरीवेयर। तो वो लोग होते भी नहीं है, मैं अपना आराम से काम कर लेता हूँ। एंड देन जैसे पेशेंट लेना होता है इन द ऑपरेशन थिएटर, देन वी स्टार्ट आफ्टर 9 o'clock। सही। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, शौकत खानम हॉस्पिटल का इंतखाब क्यों किया आपने? मुझे हमेशा से कैंसर का ही पैशन था सिंस माय 3rd year MBBS। अच्छा। एंड व्हेन आई वाज इन माय 5th year MBBS, दैट वाज 2012, तो मैं यहाँ पे इलेक्टिव्स करने आया था शौकत खाना में, दैट वाज फॉर 1 month। तो वहाँ ही फिर हमारे जितने भी बॉसेस थे उनके साथ काम किया, सर्जरी में, कोलोरेक्टल सर्जरी में, हेपाटोबिलियरी में, ब्रेस्ट सर्जरी में। तो इनके साथ जब रहे तो फिर देखा कि यार कैंसर पाकिस्तान में भी इंक्रीज़ हो रहा है एंड आई हैव टू सर्व द ह्यूमैनिटी, स्पेशली कैंसर के पेशेंट्स। जनरल जो फिजिशियन होते हैं डायबिटीज़ भी देख रहे, ब्लड प्रेशर भी देख रहे, ये आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन कैंसर के सर्जन पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड आपको क्वांटिटी में नज़र आते हैं। रिनाउंड इंस्टीट्यूट इज़ ओनली शौकत खानम, जहाँ पे वी हैव प्रॉपर कैंसर के सर्जन्स। अच्छा जी, कैंसर के सर्जन्स तो कम क्वांटिटी में है, लेकिन ये मर्ज बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है,
क्या रीज़न आप समझते हैं? और सबसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि पता तब चलता है जब मुकम्मल तौर पर जो है ये मर्ज़ अपनी जड़ें गाड़ चुका होता है। दोनों रीज़न्स बताइएगा, क्यों हम पहले पता नहीं चला सकते, क्यों सिम्टम्स को हम छोटे छोटे अगर हों भी तो उनको इग्नोर करते चले जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये मर्ज़, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ा डायग्नोसिस लेट होता है। वाई? बिकॉज एक तो पब्लिक अवेयरनेस इतनी नहीं होती, एंड इसके अलावा जो लोग भी हमारे वहाँ दूसरे लोगों के पास पहले चले जाते हैं, जिस तरह आपको पता है कि हकीमों के पास और इस तरह के इलाजों में लोग ज़्यादा जाते हैं रादर देन कमिंग टू अ स्पेशलिस्ट। तो उस वजह से कैंसर स्टेज 1 जो इनिशियल यू कैन डायग्नोज एंड पिक अप ऑन दी स्कैन्स या कोई भी इमेजिंग के ऊपर, तो वो फिर डिले होते होते वो स्टेज 3 स्टेज 4 में फिर आते हैं हमारे पास। एंड देन उसकी वजह से जो है ट्रीटमेंट पूरी वी जस्ट हैव वन ऑप्शन कि क्योर नहीं रहता, सिर्फ पैलिएटिव पे जाते हैं। बट शौकत खानम में हम जहाँ इनिशियल कैंसर जल्दी डायग्नोस होते हैं तो उसका बहुत अच्छा इलाज होता है। सही। अब मुझे बताइएगा सर्जरी की, क्योंकि आप माशाल्लाह से सर्जन हैं, तो कौन से मरीज़ों को सर्जरी के लिए प्रेफर किया जाता है? क्योंकि लास्ट स्टेज पे तो हम देखते हैं बहुत सारे मरीज़ों का वैसे ही जो है वो इलाज आप मेडिसिन पर ही लेकर चल रहे होते हैं। सर्जरी किन मरीज़ों को रेफ़र की जाती है? सर्जरी मोस्टली कोई भी कैंसर हो तो वील प्रेफर के इनिशियल स्टेज हो कि वो ईजिली जो है हम उसकी रिसेक्शन कर सकते हैं, एंड देन बाद में फॉलोड बाय अगर हम उसको कीमो या रेडिएशन देना चाहते हैं। अब जो बहुत ही लेट स्टेज के ट्यूमर्स होते हैं उसमें फिर सर्जरी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ऐसा सच नहीं होता। अच्छा, अब मुझे कुछ बेसिक लाइफस्टाइल बता दें, लोगों को अपना कैसा रखना है और किस तरह से लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को फोकस करते रहना चाहिए। कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, चीज़ें हैं जो कहीं आपको नज़र आएँ तो अलार्मिंग है आपके लिए, और आपको उसके लिए जो है फौरी तौर पर अपने ज़ाती मौलज या टेस्टों की तरफ जाना है? कैंसर से पहले तो मैं कहूँगा कि जो पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है वो कोविड है। तो कैंसर से ज़्यादा आजकल तो कोविड है, एंड वापस अगेन वी आर ऑन द राइस। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी कोई उनका लास्ट इंटरव्यू आया था कि वी आर अगेन ऑन द राइस। तो उसमें जो है वी नीड टू बी केयरफुल। जहाँ तक कैंसर का ताल्लुक है, हर कैंसर के अपने अलामात हैं, अपने सिम्टम्स होते हैं, और इनिशियल स्टेज पे अपनी प्रेजेंटेशन होती है। तो वो जैसे पिक हो जाए, जब भी पेशेंट को फील हो, लाइक सपोज पेट का कैंसर है, स्टमक का, उसकी अपनी प्रेजेंटेशन होगी। अगर आपको बड़ी आंत का ट्यूमर है तो उसकी अपनी प्रेजेंटेशन होगी। तो जब भी हो उसको डिले ना करें, एंड फ़ौरन ही अगले दिन आप डॉक्टर को रिज्यू करें, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, देन ही कैन रेफर यू, आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हम अपने लाइफस्टाइल से रिलेट करते हैं कि हमने बहुत अपने आप को जो है आराम पसंद बना लिया है, फिर खाना पीना बहुत ज़्यादा हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गया है। क्या ये चीज़ें भी मैटर करती हैं इस तरह की बीमारियों की तरफ लेके जाने? बिल्कुल, लाइफस्टाइल हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मैनेजिंग एंड रिड्यूसिंग कैंसर। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफाई पेशेंट करता है तो बहुत सी चीज़ों से बच सकता है। सिर्फ कैंसर नहीं, उसकी शुगर कंट्रोल में रहती है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो कैंसर का भी इफेक्ट होता है। मींस अगर आप ज़्यादा ओबेसिटी हो, यू आर अगेन ऑन अ हाई चांस फॉर हैविंग कैंसर्स। तो लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहते हैं कि सुबह आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निहार मुँह पानी पिए। ये जितनी भी डाइट और विद योर लाइफस्टाइल, दिस हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मैनेजिंग कैंसर। सही। तो ये आपको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा चीज़ें बनानी है। जैसे कि हम बात करते हैं जी, सुबह मॉर्निंग वॉक की अहमियत क्या है, आपने दिन में कितना टाइम एक्सरसाइज करनी है, अपने खाने पीने की रूटीन को किस तरह से मैनेज करना है। कुछ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग उम्मीद खो बैठते हैं कि ये लाइलाज मर्ज़ है, इलाज करवाना भी नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि जी इसका इलाज ज़्यादा जो है ख़तरनाक है। एक माइंड लोगों का बन चुका है, और बहुत सारे पेशेंट्स हमने ऐसे देखे भी हैं। क्या वाकई ऐसा है? हमारे पास भी इस तरह आते हैं जो एक पहले से माइंडसेट बना के आते हैं, बट इसमें काउंसलिंग होती है टीम की, जिसमें सर्जरी टीम भी होती है, पैलिएटिव केयर की भी टीम होती है। तो वो सारा डिपेंड करता है पेशेंट को किस तरह काउंसल करे पॉजिटिवली, एंड देन ही ऑप्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट। नहीं करवाना चाहे वो तो उनकी मर्जी, एंड ऑफ द डे फोर्स तो किसी को नहीं कर सकते, बट आप उनको प्रॉपर रास्ता तो दिखाना हमारी फ़र्ज़ और जिम्मेदारी है हमारी। अच्छा, मुझे कुछ इसका ट्रीटमेंट प्लान बता दें। नॉर्मली क्या होता है कैंसर पेशेंट्स का, किन किन चीज़ों को फॉलो किया जाता है? मतलब अगर आप एकदम मरीज़ को बुला के बता रहे हैं कि आपको कीमोथेरेपी करानी है, रेडिएशन होगी, लोग खौफजदा हो जाते हैं और वो इलाज करवाना ही नहीं चाहते। फिर इलाज का प्रोसीजर इतना दर्दनाक होता है कि लोग उसको जो है वो प्रेफर भी नहीं करते हैं। तो इसका एक मुझे
पूरा ट्रीटमेंट प्लान बताएं। इसमें देयर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लान फॉर जनरल कैंसर्स। हर कैंसर का जहाँ पे उसकी साइट होती है उसका डिपेंडिंग उसकी गाइडलाइंस होती है। ठीक है। यूके की अपनी गाइडलाइंस है, यूएस की अपनी गाइडलाइंस है, हम अपनी गाइडलाइंस भी बनाते हैं, बाहर की भी फॉलो करते हैं। तो डिपेंड करता है कैंसर कहाँ का है, एंड देन उस हिसाब से हम उसको स्टेजिंग पहले करते हैं एंड देन उसकी ट्रीटमेंट पे जाते हैं। तो कुछ स्टेजेस पे पहले सर्जरी होती है, कुछ कैंसर्स में होता है कि पहले आप कीमो दें, ट्यूमर की साइज को छोटा करें, फिर सर्जरी करें, ठीक है, कि सर्जरी करना आसान हो। एंड कुछ कैंसर्स में अप फ्रंट हम सर्जरी करते हैं फॉलोड बाय कीमोथेरेपी रेडिएशन। मुझे ये बता दीजिएगा क्या पाकिस्तान में हर टाइप के कैंसर का इलाज मुमकिन है? ऑल्दो हम देख रहे हैं शौकत खानम हॉस्पिटल में तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि पता नहीं हम बाहर जाके इलाज कराएंगे तो बहुत ज़बरदस्त इलाज हो जाएगा। क्या हमारे यहाँ मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम, ज़बरदस्त मशीनरी, बैनुल-अक़वामी सतह के मयार की हर चीज़ मौजूद है? दैट इज़ द रीज़न योर फर्स्ट क्वेश्चन वाई शौकत खानम आई चोज़। तो यही वजह थी कि यहाँ पे बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे वी आर वर्किंग। और मैंने यूके और यूएस में भी बहुत सी हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप इलेक्टिव्स किए हुए 1 से 2 महीने की। तो व्हाट प्रोटोकॉल्स दे फॉलो, हम भी वही प्रोटोकॉल्स, वही मशीनरी, वही सिस्टम एंड उसी ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग हम करते हैं। सही। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है। अब तो कराची की भी खुलने वाली है शौकत खानम में भी नेक्स्ट 1.5 ईयर के अंदर, तो वो हो जाएगा। पेशावर स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी बड़े अच्छे पेस पे जा रहा है। चले जी, हम दुआ गो हैं कि ये तमाम काम जो हैं जल्दी पाए तक मिल को पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इस बारे में बताया जा सके। एक बहुत अहम चीज़ हम बार बार कहते हैं कि जी एहतियात बहुत ज़रूरी है, इलाज से बेहतर है। और हमारे यहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं काउंसलिंग बहुत कम सतह पर होती है, लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत कम सतह पर दी जाती है। वो जो हम कहते हैं ना कि आपने लोगों में शऊर बेदार करना है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कितना ज़रूरी है? You said prevention is better than cure. Exactly. But I believe prevention is the cure. सही, अगर आप प्रिवेंशन कर लें तो वो आपका इलाज आधा हो चुका होता है। सही है, तो ये स्टेटमेंट मैं मानता हूँ। ये मैंने, हमारे एक प्रोफेसर थे बरतानिया में, उन्होंने कही थी कि प्रिवेंशन इज़ द क्योर। तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि काउंसलिंग, वो बहुत ज़रूरी है। एंड हमारा सेंटर ऐसा है जहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग होती है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारे सोशल मीडिया की वजह से ना लोग मिसगाइड बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। आपको जगह जगह वो नीम हकीम मिल जाते हैं, जगह जगह आपको टोटके मिल जाते हैं। हम लोग खुद ये बिलीव करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने इस तरह इलाज कराया, उसका एक्सपीरियंस सुना, आप उसी तरफ चले गए, और इन सब चीज़ों में हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। एग्जैक्टली, लाइक प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के। तो सोशल मीडिया के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। एग्जैक्टली। तो अगेन इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, बट येस काउंसलिंग होनी चाहिए, और हम हमारे वहाँ होती है, प्रॉपर काउंसलिंग होती है, तभी फिर आगे इलाज। और इस पेंडेमिक में मुझे बताइएगा जो ख़ास तौर पर कैंसर पेशेंट हैं, उन्हें अपनी केयर किस तरह करनी है? खुदा न खास्ता अगर कोविड हो जाता है तो कितना खतरा मजीद बढ़ जाता है? कोविड का खतरा नॉर्मल पेशेंट को भी उतना है, बट कैंसर में वैसे ही वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसके अंदर वैसे ही इतनी ताकत नहीं होती, उसके वाइट ब्लड सेल्स वैसे ही कम होते हैं। सपोज अगर किसी को कीमो लग रही है तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार कम होती है, तो ही इज़ ऑन अ हायर चांस फॉर गेटिंग एन इन्फेक्शन। तो उसको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ख्याल तो हम सबको रखना चाहिए। अच्छा जी, और कैंसर पेशेंट्स को भी उन्हीं एसओपीज़ को फॉलो करना है, उसी तरह केयर करनी है जिस तरह आम लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है जी, केयर इसकी वही है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि लाइक जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि आज सिटी 42 में मुझे गेस्ट के तौर पे बुलाया था, एंड इसमें जो है रियल स्टेट का भी हमने डिस्कशन की, ल्यूनर रजिस्ट्री की भी डिस्कशन की, और चांद पे जिसको भी ज़मीन चाहिए तो उसके बारे में हम मैडम अब ज़्यादा डिटेल दे सकती हैं, इनको ज़्यादा पता है। इसके अलावा जो है कैंसर एक मर्ज़ है, पाकिस्तान में हमेशा से, पूरी दुनिया में है, एंड हम इंस्टीट्यूट एक ऐसा है जहाँ पे हर वक्त हम कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इसका इलाज कर सकें इंशाल्लाह। और एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, तो इन सब चीज़ों से आप भी महफूज रह सकते हैं। सेकेंडली, चांद पे ज़मीन किस तरह से ख़रीदनी है, हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसको जो है अपलोड करेंगे, ताकि जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो भी इस बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक। नाज़रीन, हम चलते एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में आपको बताती चलूँ जी, आप सभी लोग जानते हैं आज है जी 11 अगस्त, और आज
वर्ल्ड कैलीग्राफी डे मनाया जा रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कैलीग्राफी के बारे में, लेकिन फिर भी मैं बता दूं जी, ये एक फ़न है जो लिखने से ताल्लुक़ रखता है, बिलखुसूस अरबी हुरूफ खूबसूरत अंदाज में लिखने का फ़न है जिसे फ़न ख़ताती या कैलीग्राफी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर लिखने और तहरीर करने की एक शक्ल है जी। लिखने का तसव्वुर हमेशा से रहा, अलबत्ता इस नौइयत की मुख्तलिफ औकात रही हैं और एक वक्त जब इंसान पत्थरों पर तस्वीर बनाकर इनके ज़रिए अपने एहसासात का इजहार करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता खतूत को लाइनों में लाया गया। सबसे पुराना ख़त कूफ़ी है। ख़त कूफ़ी में ज़्यादातर लाइनों का इस्तेमाल करके अल्फाज बनाए गए और इन अल्फाज से मुआनी और मुतालिब जी निकाले गए। अब ये फ़न है क्या, और जो इस फ़न से ताल्लुक़ रखते हैं बड़े ही डिफरेंट लोग नज़र आते हैं। जिस तरह से जो अभी हमने आपको काम दिखाया, इस काम की तरह हमारे मेहमान भी कुछ मुनफरिद हैं। अपने मेहमान का तारुफ आपके साथ कराती चलूँ। बिन कलंदर जो कि कैलीग्राफर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, कुछ मैंने कहा कि आर्टिस्ट वैसे ही मुनफरिद होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही मुनफरिद होती है। आपका नाम भी मुनफरिद है, बिन कलंदर। किस तरह से ये मुनफरिद नाम आर्टिस्ट बनने के बाद, कैलीग्राफर बनने के बाद रखा, या शुरू से ही आपकी पर्सनैलिटी? एक्चुअली मेरे वालिद साहब जो हैं वो सूफ़ी दरवेश हैं थे, पास्ट वे, और मेरी हर एग्जीबिशन में वो साथ मेरे एग्जीबिशन में होते थे। कलंदरी सिलसिला में वो थे। हम बेसिकली सलासल और तसव्वुफ़ को मानने वाले हैं, तो उनका नाम था ग़ुलाम रसूल कलंदर। तो मेरा पेपर नेम इज़ ताहिर महमूद, ताहिर है मेरा नाम। लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा जी कि काफ़ी सालों पहले की बात है कि यार जैसे वालिद साहब होते हैं, यार मेरा नाम भी इसमें लिख लिया करो कि मतलब, तो फिर मैंने ताहिर महमूद बिन कलंदर ऐसे करके बड़ा लंबा सा एट द एंड फिर एब्रीवेशन के साथ करते करते फिर बिन कलंदर ही रह गया। और शुरू में तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद बिन कलंदर मीन्स दैट इज़ अ बियर्ड पर्सन, और बार्ड। मेरे वालिद साहब को ही आर्टिस्ट मानते थे कि वो उनका सारा वो एक था पर्सोना, जो भी चीज़ें थी। तो इसलिए बेसिकली बिन कलंदर फिर ऐसा चला कि बस फिर वो चीज़ें, तो इसीलिए वो पहचान दिस इज़ द डेडिकेशन टू माय फादर। और जब भी इस नाम का जिक्र होता है मेरे वाले साहब का, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी तमाम तर जितनी भी आपके अंदर निखार पैदा हुआ, जितनी भी कामयाबी है, उसका सेहराब अपने पेरेंट्स के सर देते हैं। तो आई मस्ट से ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जब आप इतना अच्छे तरीके से और इतनी फरमाबरदारी से काम करते हैं तो अल्लाह ताला खुद ही कामयाबी के रास्ते जो है वो बनाता चला जाता है और आपके काम खुद ब खुद जो हैं वो आसान होते जाते हैं, बनते चले जाते हैं। फील्ड कैसे ये ज्वाइन की कैलीग्राफी की, कैसे सोचा, किस एज में, क्या बचपन ही से शौक था? नहीं, बचपन से तो शौक नहीं था, ऐसे ही बंदा कहे। लेकिन ये होता है कि सम टाइम कभी कभी आपकी किस्मत में आपके एक वो एक लिखा होता है कि आपने क्या करना है। कहना जा रहा हूँ वहाँ जहाँ ले जा रहा है दिल मुझे, तो पता नहीं होता। खैर ये जर्नी तो पूरी 20-21-22 साल की है। 99 में मैं अलहमरा में था, उसके बाद फिर मैंने प्रिंटिंग का काम स्टार्ट किया। देन फर्दर पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में गया, फिर NCA में गया, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में, वहाँ से मिनिएचर में पेंटिंग की। फिर साथ साथ खुर्शीद गौहर कलम साहब जो बहुत बड़े पाकिस्तान का नाम है कैलीग्राफी में, वो दुनिया से जा चुके हैं, उनके साथ फिर थोड़ा सा काम किया। फिर 2009 में माय फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन हुई। फिर वहाँ से लेके अब तक एज ए बिन कलंदर और इस प्रोफेशन में रहा। तो अब कहते हैं ना कि कूजे को समुद्र में बंद, बड़ा सफर है जी जो आपने बता दिया। जी एक टाइम इस सफर के दौरान मुझे बताइएगा स्टार्ट कहाँ से लिया, किन किन मुश्किलात का, हार्डशिप का सामना रहा, और कब आपको लगा कि जी अब वो स्टेज आ गई है कि आप माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं? मेहनत कितनी करनी पड़ी? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात है कि हार्डशिप्स नहीं आती हैं, अगर प्रॉब्लम्स नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं सीखते। कुछ नहीं, ये आपने बहुत बड़ी बात, ये आपको कुछ सिखाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं मनोसलवा उतारने जिन पे उतरा था वो भी कहते थे नहीं हमने कष्ट के साथ काम करना है। तो इसलिए बेसिकली अल्लाह ताला की ज़ात एक ख़ास प्रोसेस से इंसान को आगे लेके चलती है। तो आपकी लाइफ के अंदर दुनिया के हर इंसान को ये मैं कहना चाहता हूँ, जो यंगस्टर्स हैं, कोई मैं हूँ या कोई भी है, कि आपको ज़िंदगी में एक या दो दफ़ा अल्लाह ताला की ज़ात एक आपको लूज़ बॉल ज़रूर देती है जिसकी आपने चौका या छक्का मारना होता है। अगर आप उसको मिस कर जाते हैं, यानी एक चांस ज़रूर मिलता है, तो लाइफ में 3-4 चांस बहुत होते हैं। दैट्स इट, मतलब इतना काफ़ी होता है। उसमें आप अपनी, जैसे एक अच्छा बैट्समैन हो, अगर उसका एक कैच ड्रॉप हो जाए तो फिर वो सेंचुरी करता है, नहीं करेगा तो फिर उसको कहते हैं नहीं नहीं ये सही नहीं है। तो इट मीन्स कि लाइफ में चांसेस काफ़ी मिलते हैं। एंड माय टर्निंग पॉइंट बेसिकली 2009 व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट कैलीग्राफी शो। इट वाज अ हिट कैलीग्राफी शो,
बस जो भी था, मतलब क्या बोलूँ मैं। तो उस वक्त से लेके 12 साल से लेके बिन कलंदर का काम, जो बेसिकली मेरा जो पेंटिंग्स का काम है वो साथ साथ चलता रहा, और काफ़ी दुनिया में हर जगह पता नहीं कहाँ कहाँ लगा है। मतलब वाई कैलीग्राफी, क्यों कैलीग्राफी का इंतखाब किया? आर्टिस्ट के लिए तो बहुत सारी फील्ड और होती हैं, और कैलीग्राफी के अलावा अगर कोई काम किया तो उसका फीडबैक कैसा रहा? मेरा एक्चुअली ग्रेजुएशन जो है मेरी मिनिएचर पेंटिंग में है। उससे पहले मेरी जो प्रैक्टिसेस है वो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जो बेसिकली थी। आजकल तो ऐप्स चीज़ें निकली हैं, उस वक्त हम प्रिंट मीडिया के लिए काम करते थे सारे का सारा। तो आपको ये होता है कि सम टाइम यू डोंट नो कि आप साथ साथ ना कोई प्रैक्टिसेस थोड़ी बहुत चल रही होती हैं। एट द एंड इस दौर के अंदर बेसिकली हर चीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड है बेसिकली होना पड़ता है आपको। एज ए डॉक्टर MBBS आपने कर लिया, उसके बाद आपको आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट सारा कुछ होना पड़ता है। तो ये था कि कैलीग्राफी के साथ साथ चल रही थी। उसके बाद पहला शो हुआ, वो इतना अच्छा गया, तो मैंने कहा जी ये तो चांस, वही बात आई, ये अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया है, आई हैव टू अवेल दिस चांस। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू कंटिन्यू द कैलीग्राफी प्रोफेशन, और उसको लेके चल रहा हूँ, और उसी को ही आगे इम्प्रूव करना, उसको इवॉल्व करना बेसिकली ज़रूरी होता है। तो आपने फिर, मैंने एज ए आर्टिस्ट भी मैंने स्पेशलाइज बेसिकली इसी में ही आगे। अच्छा, दिस इज समथिंग, मैं जैसे कि आपका काम भी देख रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही डिफरेंट काम है, बहुत ही नफासत के साथ किया हुआ काम है। इसके लिए एक वो स्पेशल आंख भी होनी चाहिए जो कि इस तरह के फ़न को देखे, उसकी मोतरफ हो, हर आंख भी नहीं होती है। अब मुझे ये बताइएगा कि क्यों हम कहते हैं कि जी ये बड़ा बारीक बीनी से करने वाला काम है? जब आप कोई अपना ये काम कर रहे होते हैं, मेंटली रिलैक्स होना, माहौल इर्द गिर्द कैसा होना, ये सब चीज़ें कितनी मैटर करती हैं? ये तो आपने सही बात की कि मेंटली रिलैक्स, आपने एक बात की है, बहुत अच्छी की है। तो इसलिए कभी कभी दुनिया के सारे झमेलों को छोड़ के, और ऑनेस्टली न्यूज़ चैनल्स को छोड़ के, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है ना, आपको अच्छा सा एक म्यूज़िक लगा लेते हैं, कोई तसव्वुफ़ की कोई चीज़ लगा लेते हैं, कोई अच्छा सा ड्रामा लगा लेते हैं, आप किसी और दुनिया में होते हैं, वो एक और बात। बट बिसाइड दैट एक और चीज़ आपने कहा कि आँख होनी चाहिए। कहते हैं कि फैज़ किसका है, ये किसकी करामत है कि है निगाह मिसले शुआए आफ्ताब, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया था। होता ये है असल में कि जब आप किसी काम के अंदर किसी भी चीज़ को, आप प्रोडक्ट को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपकी एक साइलेंट कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एज एन एंकर, अगर टीवी में हूँ तो मैं कैमरे को देख रहा हूँ, तो इट मीन्स कैमरा जो है, मुझे कैमरा नजर नहीं आ रहा, मुझे एक पर्सन नजर आ रहा है सामने, तब तक मैं उसको प्रॉपर वो अपने एक्सप्रेशंस नहीं दे सकूंगा। इसलिए एज एन आर्टिस्ट जब आप पेंट करते हैं तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। उस वक्त वो आपकी वो मोहब्बत होती है। तो वो साइलेंट कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो खुद आपको नहीं डिसाइड करना कि पेंटिंग ने कैसे बनना है, आर्ट ने कैसे बनना है, पेंटिंग खुद आपको साइलेंटली बताती है। जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हैं वो आपको बताती जा रही है उसको मज़ीद क्या जरूरत है। जैसे एक आप पहाड़ों के अंदर से एक दरिया आता है ना, कि पानी जैसे जिस तरह का रास्ता होता है, पानी वैसी जगह बना लेता है। तो आर्टिस्ट को इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और इतना फ्रिजाइल होना पड़ता है अपने आर्ट को बनाने में बेसिकली। अच्छा, फिर जैसा कि आपने कहा, जैसे जैसे आप बना रहे होते हैं तो उस पेंटिंग की डिमांड खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाती है कि अब उसको आगे यहाँ चलना है। तो प्री प्लान कभी कुछ नहीं होता, माइंड सेट पूरा बनाया हो मुझे ये सारा कुछ चाहिए? एक रफ आइडिया होता है बस, ठीक है। और रफ देखिए वही बात आती है कि आप प्री प्लान जब करते हैं तो पेंटिंग आर्ट वर्क बहुत मैकेनिकल हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये होती है ना, जो प्रपोजल्स देनी, सारा कुछ करना, इसीलिए मतलब आई वाज इन अ ग्राफिक डिजाइन फील्ड, आई लेफ्ट दैट फील्ड। वाई? कि यार हर चीज़ के ऊपर प्रपोजल देनी है और दूसरे से पूछना है। हाँ। तो आर्टिस्ट की तो मर्जी है ना। अल्लाह ताला ने दो चीज़, मैं आपको एक कंक्लूड करूंगा बात, दो चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मशवरा ज़रूर लिया कि मैं इंसान को बनाऊं या ना बनाऊं, और फरिश्तों ने कहा था कि ना बनाए। मशवरा लेना इस्तेहकाक है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने मर्जी फिर अपनी की। तो वो जो अल मुसव्विर कहा ना, तो बेसिकली हम खुदा तो नहीं है माज़अल्लाह, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि वो अपनी जो होते हैं ना, वो एक फैज़, अपनी चीज़ें जो इंसानों में भी कन्वर्ट करते हैं, अपनी खसूसियात सारी चीज़ें। तो बीइंग एन आर्टिस्ट बेसिकली कमांडिंग लेना बहुत मुश्किल काम है। मर्जी आपने अर्जेंट अपनी करनी। रंगों का इंतखाब, कौन से कलर का इस्तेमाल होना चाहिए, किस चीज़ पर आपने कैलीग्राफी करनी है, ये सब चीज़ें एक खूबसूरत कैलीग्राफी के लिए कितनी मैटर करती हैं? बहुत करती हैं जी। मैं तो देखें, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है। आई डोंट लाइक टू बी वेरी एक एकेडमिक पर्सन कि मैं इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक प्रपोजल दे के बात कर सकूं। सच बात ये होती है कि जब आपके पास कोई एक होता है, आपके कन्वेंशनल कलर्स होते हैं, ऑयल पेंट या ये फलां, कभी कभी आपके पास कोई रंग ना हो, कुछ ना हो, आपने इसके बाद ही आप एक नया मीडियम, नया स्टाइल आप इन्वेंट करते हैं। इसी को आर्टिस्ट कहते हैं मेरे ख्याल से।
तो अगर ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं आप उसको बना लेंगे तो आप उसी में ही थोड़ा सा रहेंगे। तो यू हैव टू मेक योर ओन थिंग्स। कभी कभी सब कुछ खत्म अब ये आपने कहा जी आपको कुछ मुनफरिद करना है, कुछ अपना लेकर आना है, बड़ा मुश्किल है इस दौर में। लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे को कॉपी करके अपने नंबर अपना नाम बनाने में, और फिर वो जो कहते हैं ना कि एक जंप की सूरत में लोग कहते हैं हम आगे आ जाए और हमारा नाम बन जाए, उस चक्कर में लोग ये करते हैं। आपको कुछ मुनफरिद नजर नहीं आता फिर? बिल्कुल ऐसा है या नहीं? नहीं, असल चीज़ ये होती है कि आपने कॉपी की बात की है, मैं वही बात करता हूँ कि जंप लेके करना ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती इतनी चीज़ बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैं अपने काम की बात करूँ ऑनेस्टली, मतलब मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे तो मेरे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी दुआएं हैं, सारा ये वो मुर्शिदों की दुआएं हैं। असल चीज़ ये माँ बाप की दुआएं हैं। असल चीज़ ये होती है सबसे बड़ी, आपको जब कोई कॉपी कर रहा होता है ना, तो मैं घर में बैठ के मेरा काम बहुत कॉपी होता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं जब घर में बैठा होता तो मैं सोचता हूँ यार हम किसी ज़माने में अपने लेजेंड्स को हम उनको कॉपी करते थे, लेकिन एक चीज़ होती है कि ये कॉपीर्स जो बेसिकली ये है ना, खैर ये एक बहुत अजीब फील्ड है, एक फेकर्स आ गए हैं। हाँ। आपको फेक पेंटिंग्स बनाने वाले गुलजी अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी पेंटिंग्स बन रही हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए बेसिकली ये आर्ट को प्योर रहने दें, आर्ट को खूबसूरत शहद की तरह रहने दें, उसके अंदर चीनी की मिलावट ना करें। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे ये बताइएगा, जो लोग नए इस फील्ड में आ रहे हैं, इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना वक्त दरकार होता है? हमारे नौजवान आजकल जल्दियों के बहुत ज़्यादा आदी हैं, और दिस इज़ समथिंग कि जितना आप काम करेंगे, जितना आप दिल लगा के काम करेंगे, उतना निखार पैदा होगा। ऐसा है? वो कहते हैं कुछ हाथ नहीं आता बे आहो सहरगाही। बात ये होती है कि पहले ज़माने के बादशाह अपने बच्चों को ना भेज देते थे जंगलों में, पहाड़ों में, हत्ता कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनकी उस ज़बान की बात करें तो आपको भी हज़रत हलीमा दाई के पास इसलिए भेजा जाता था गाँव में या किसी जगह पे वो खुली फिजा में या हार्डशिप्स को देखें। हम तो अपने बच्चों को, मतलब अब मैं किसी इंस्टीट्यूट का क्या नाम लूँ, हम तो ऑक्सफोर्ड में भेजते हैं, उधर भेजते हैं, वो स्पून फीडिंग कर करके उसका वो बुरा हाल कर देते हैं। इसलिए असल बात ये कि जो नई जनरेशन है, बेसिकली मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, इतना काम करेंगे बीमार हो जाए। ठीक है, अगर आर्टिस्ट कहते हैं हर कोई नहीं बन सकता, क्या वाकई अल्लाह ताला ने आपके अंदर कुछ ऐसा रख दिया होता है, या मेहनत करके आप बन सकते हैं? देखिए बात ये होती है कि कुछ चीज़ें, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये तसव्वुफ़ में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक होता है अताई और एक होता है कसबी। अताई वो होता है कि जो आपको अल्लाह ताला ने अता कर दिया, और कसबी वो होता है जो आप मेहनत से लेते हैं। ठीक है ना, उसके भी रस्ते हैं कुछ। ठीक है ना, एक मुझे विरासत में पैसे मिले, एक मैंने सेल्फ मेड खुद बनाए, दोनों चीज़ें होती हैं। दोनों ही फील्ड हैं, दोनों ही रस्ते हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने अता कर दिया है तो भी अच्छी बात है, अता के बाद फिर आपको मेहनत करनी होती है। अगर मुझे विरासत में कोई चीज़ मिल गई है फॉर एग्जांपल, तो मुझे उसको संभालना भी एक काम है, एक सारे का सारा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली, मेहनत का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। मुझे एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन आपसे करना है। इतना शानदार काम, इतना बड़ा नाम, और आपने कहा कि बहुत सारे लोग आपके काम को देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, आपकी अपनी इतनी सादा क्यों है? मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ही रहनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी वेरी आर्टिफिशियल पर्सन। बिकॉज अगर दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक ज़रूर बात यहाँ पे कहूँगा। एक होता हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिकमेंडेशन, और एक होती है रिकॉग्नाइजेशन। इफ़ एनीवन नो द वर्ड बिन कलंदर, कि ये बिन कलंदर नाम का कोई बंदा है, तो बहुत है, काफ़ी है। अब मैंने शक्ल दिखा के क्या करना है? मतलब मेरे एक दोस्त है, वो कैमरे के सामने, काफी आप कह रहे हैं। हाँ, मतलब अल्लाह का शुक्र, दैट्स इट, इट्स इनफ बेसिकली। हाँ, आपको किसी से मिलना है वो आपके मिल ले। इवन मैं वही बात आती है, इट्स लंबी डिटेल में फिर बातें और होती हैं, और अपने मुंह से बंदे ने क्या बात करनी होती है। ऐसे ऐसे लोगों के पास, ऐसे ऐसे बड़े बड़े, मतलब जो दुनिया में जिनको अल्लाह ताला ने एक मनसब दिया है बेसिकली, उस लिहाज से ऐसी ऐसी जगहों पे, ऐसी ऐसी जगहों पे काम है। बट पीपल आस्क, मतलब अभी भी जिसे कहते हैं, आई एम मेकिंग अ वेरी एक नॉन सिविलाइज्ड पाकिस्तान के सबसे बड़े जो हैं उनके लिए मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ, एंड ही टोल्ड कि यार मुझे बिन कलंदर की पेंटिंग आपने बनवा के देनी है, सो दैट यू अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब एक बात आती है कि फिर वो एक और ज़्यादा हो जाता है, तो ठीक है, मतलब आपको हम भी, यू शुड बी हम्बल, ठीक, ऐसी बात है। और एक चीज़, एक आखिरी छोटी सी बात मैं जरूर करूँगा, ये मेरे अल्लामा ताहिर काजी साहब को मैं सुनता हूँ, तसव्वुफ़ की बात है। वो कहते हैं कभी कभी मकीन की वैल्यू मकान से होती है, कि ये बंदा इस घर में रहता है, और कभी कभी मकान की वैल्यू मकीन से होती है, कि ये शख्स इस घर में होता है। तो मैं अपने काम की वजह से पहचाना जो ज़्यादा अच्छा है, मैंने शक्ल दिखा के क्या करना है? बिल्कुल सही कहा जी, और यही आजिज़ी इनकिसारी जो है आपको बहुत आगे भी लेकर जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं।
हसनैन इस वक्त बाहर मार्केट में मौजूद हैं, तो हसनैन से जान लेते हैं। जी, ओवर टू यू। जी, सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो ओपन मार्केट में और सरकारी नरखनामों के मुताबिक जो सब्जियां की कीमतें हैं उनमें तजाद पाया गया है। जैसे कि अगर बात की जाए अदरक की, तो जो अदरक की कीमत है वो सरकारी नरखनामों के मुताबिक 340 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो अदरक है वो 420 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर आलू की कीमत की बात की जाए तो आलू सरकारी नरखनामों के मुताबिक 60 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर प्याज की कीमत की बात की जाए तो सरकारी नरखनामों के मुताबिक जो प्याज है वो 42 रुपये फ़ी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। बैंगन की बात की जाए तो सरकारी नरखनामों के मुताबिक 83 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की बात की जाए तो वो सरकारी नरखनामों के मुताबिक 52 रुपये फ़ी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह बात की जाए अगर खीरा फार्मी की, तो उसकी जो कीमत है सरकारी नरखनामों के मुताबिक 62 रुपये किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो खीरा है वो 110 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए जी टमाटर की, तो टमाटर की जो कीमत है वो ओपन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन सरकारी नरखनामों के मुताबिक 80 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह अगर लहसुन हरनाई की बात की जाए तो लहसुन हरनाई जो है उसकी सरकारी नरखनामों के मुताबिक जो कीमत है वो 220 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो लहसुन है वो 300, 310 और 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह मटर की अगर बात की जाए तो सरकारी नरखनामों के मुताबिक 240, लेकिन ओपन मार्केट में 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर टिंडे की बात की जाए तो जो टिंडे देसी काले हैं वो जी 160 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह भिंडी की अगर कीमत की बात की जाए तो भिंडी 120 रुपये किलो। इस तरह गाजर की अगर बात की जाए तो जो गाजर है चाइना की वो 120 रुपये किलो, और जो करेले हैं जी वो हसनैन, थैंक यू सो मच। आपने हमें बताया कि जी मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, तो हसनैन हमारे साथ मौजूद थे, सब्जियों के रेट उन्होंने हमें बताए। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं जी मेरी वार्डरोब कहाँ की है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ जी, इंस्टाग्राम पे आप पेज विजिट कर सकते हैं, SS क्लोथिंग के नाम से पेज है, जहाँ से ये मुझे वार्डरोब आती है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं और अपने पसंदीदा ड्रेस यहाँ से आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपके साथ शेयर करते हैं। करेंसी रेट्स आपने जान लिए। जाते जाते एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज आप लोगों के लिए है। 11 अगस्त है आज, कल 12 और फिर 13 अगस्त है। इन 2 दिनों में आप अपनी 14 अगस्त की तैयारियां कैसे कर रहे हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है, आप मिली नगमा गुनगुना के अपनी 10 सेकंड की 15 सेकंड की वीडियोस जो है हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और फिर कौमी परचम के साथ आपकी पिक्चर्स अगर हैं वो भी आप हमें भेज सकते हैं। आप बच्चों को कैसी तैयारी करा रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, अपनी पिक्चर्स अपनी वीडियोस हमारे साथ शेयर करें। हम अपने प्रोग्राम में स्पेशली आपके बच्चों की वीडियोस भी, आपका टैलेंट भी, आपके मिली नगमे भी दिखाएंगे। तो कल का दिन और परसों का दिन है जी, आप हमें वीडियोस भेज सकते हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।